एपिसोड 31। आज साधना को इस रूप में देखकर युग के दिल में जो उसके लिए जगह बची थी वह भी खत्म हो गई। अब उसके दिल में सिर्फ साधना के लिए नफरत रह गई थी। युग साधना को इस तरह नाचते देख गुस्से में आग बबूला हो गया। वो मुट्ठी कसता हुआ साधना की तरफ बढ़ने लगा तो जगत और अनेक के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई। अरे यार, कितनी खूबसूरत लग रही है डांस करते हुए, क्यों रोक रहा है? अनेक युग को रोकना हुआ उसके सामने आया। हाँ देखना, आज बहुत दिन बाद यह इस रंग में ढली है। मेरी तो आंखें तरस गई थी इसे इस रूप में देखने के लिए। जगत भी मुस्कुराता हुआ बोला तो युग बहुत गुस्से में उन दोनों को घूरने लगा। तुम दोनों अपनी हद में रहो, भूलो मत। वह कौन है? कुछ दिन बाद उसकी मेरे साथ शादी है। इस तरह क्लब में नाचकर वह मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर दाग नहीं लगा सकती। युग गुस्से में दांत पिसता हुआ बोला और साधना की तरफ जाने लगा। अरे यार रुक जा, अब बचा क्या है जो तू बचाने चला है? मतलब ये तो साधना का हमेशा का काम है। वो तो इसी तरह हर रोज इस क्लब बार में आकर डांस करती है और हम लोगों के साथ हर रोज रात हसीन बनती है। अनिक मुस्कुराता हुआ बोला तो युग की आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से में अनिक को खींचकर चांटा मारा और उसका कॉलर पकड़ लिया। जबान संभाल कर बोल, वरना छोड़ूंगा नहीं, युग ने जलती हुई नजरों से उसे देखकर कहा। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो तू समझ रहा है। मैं कह रहा था कि साधना तो इसी तरह रोज क्लब में आकर हमारे साथ डांस करती है और हर रात हम इसी तरह ड्रिंक करके एंजॉय करते हैं और वह अपने घर चली जाती है। अनेक युग के गुस्से से बचने के लिए बातें बनाते हुआ बोला। बेचारे कृष्णकांत अंकल, उन्हें तो पता ही नहीं है कि दिन भर उनके सामने भोली भाली बनकर रहने वाली साधना रात में इस तरह रंग बदल देती है। जब उन्हें ये बात पता चलेगा वो तो शर्मिंदगी से डूब मरेंगे। जगत शर्मिंदगी दिखाते हुए बोला। यार प्लीज मेरा कॉलर तो छोड़, जगत बिल्कुल सही कह रहा है। अनेक युग से अपना कॉलर छुड़ाकर बोला तो युग बहुत गुस्से में फिर से साधना की तरफ देखने लगा। उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि उसके ही आंखों के सामने उसकी जिंदगी को जलाने के लिए चिंगारी लगाई जा रही है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अभी उसे बताता हूँ। युग बहुत गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो दोनों एकदम उसके सामने आए। यार तू भी, अभी वो नशे में है, कल सुबह अच्छे से बात कर लेना। टीना सुनो, जगत में युग को रोकते हुए कहा और टीना को अपने पास बुलाया। टीना, तुम साधना को घर छोड़ दो, वो इस वक्त होश में नहीं, घर नहीं जा पाएगी। जगत ने कुछ इशारों के साथ टीना से कहा। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और साधना के पास गई। उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे क्लब के बाहर ले जाने लगी। युग बहुत गुस्से में उसे देख रहा था। साधना उसकी आंखों के सामने से गुजरी लेकिन उसे देखकर भी ना पहचान पाई। ये बात युग के दिल पर तीर की तरह चुभ गई। आज फिर युग का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वो गुस्से में पीछे मुड़ा और शराब की एक बोतल उठाकर ड्रिंक करने लगा। वह दोनों उसे ऐसा करते देख मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनका तीर निशाने पर लगा था। वो वैसे जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। युग घंटे तक बैठा शराब पीता रहा। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सारी चीज घूम रही थी। एंगेजमेंट के बाद साधना का छत पर मिलना, अशोक की दर्द भरी बातें और आज उसे इस तरह क्लब में डांस करते देखना, ये सब उसके दिमाग में घूम रही थी जो उसके लिए बहुत ही असहनीय था और साधना के लिए उसके दिल में नफरत पैदा करता ही जा रहा था। युग ने गुस्से में आखिरी बोतल खत्म की और उसे फर्श पर पटक दिया। तुम्हें बहुत मजा आता है ना लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने में? सबकी जिंदगी को तुमने दांव पर लगा दिया और खुद जिंदगी के मजे ले रही हो। अब और नहीं साधना, बहुत बेलगाम हो चुकी हो ना तुम। अब देखो तुम्हें लगाम में कैसे रखूंगा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर न कर दी तो याद करोगी तुम। तुमसे जुड़ा हर इंसान दुखी है यहाँ पर, अशोक, मैं, किशोर, भाई, सब कोई। अब तुम्हें मिलेगा सजा। युग गुस्से और नफरत में बोले जा रहा था। इधर उसकी इस हालात पर अब भी अनेक और जगत मुस्कुरा रहे थे और उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि वो अशोक को जाकर सुन सके कि उसका प्लान किस हद तक कामयाब हुआ है। उधर टीना साधना को लेकर पहले मेहता कॉलोनी में गई, उसके कपड़े चेंज करवाए और फिर उसी ऑटो में बैठकर उसे घर छोड़ दिया। साधना टीना की बात इसलिए मान रही थी क्योंकि उसे उस आवाज ने उसे कहा था। घर लौटकर साधना अपने कमरे में आई और वापस अपनी जगह पर लेट गई। घर में अब तक सभी लोग इस तरह सो रहे थे। रागिनी तक अपनी जगह से टस से मज नहीं हुई थी क्योंकि साधना को हिप्नोटाइज करने से पहले ही इन लोगों का प्लान बन चुका था। ये लोग खाना तो वहीं से खाकर आए थे लेकिन घर में आकर जो पानी इन्होंने पिया था उसमें नींद की दवा पहले से मिला दी गई थी, इसलिए सभी अब तक सो रहे थे। सुबह सबकी नींद खुली तो सबका सर भारी भारी लग रहा था। साधना का तो सबसे ज्यादा, क्योंकि उसके दिमाग को तो पूरी तरह कब्जे में कर लिया गया था। वो सुबह जब सोकर उठी उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे बदन में दर्द के साथ बेहद अकड़न भी महसूस हो रही थी। हिप्नोटाइज होकर ही सही उसने जमकर डांस भी तो किया था और हिप्नोटाइज के साइड इफेक्ट के रूप में उसका सर दर्द हो रहा था। उसने बिस्तर से उठने की बहुत कोशिश की पर थकान के मारे उठ नहीं पाए। उसे आज देर तक ना उठाते देखा। रागिनी ने उससे पूछा भी कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं, तो साधना बोली कि उसे बहुत थकान महसूस हो रही है और सर में दर्द है। रागिनी ने उसे आराम करने दिया और यह बात कृष्णकांत जी को बताई तो उन्होंने भी उसके कमरे में आकर उसे आराम करने को कहा और गोमती जी को खास चेतावनी दी कि आज साधना से वो कोई काम ना कराएं।
वैसे भी रागिनी साधना के साथ घर पर मौजूद थी तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। दूसरी तरफ युग ज्यादा नशे में होने के कारण घर नहीं गया, क्योंकि उसे नशे में देखकर घर में सभी नाराज हो जाते। इसलिए वो अनिक और जगत के साथ उनके फ्लैट में ही जाकर रात में सो गया। सुबह नींद खुली तो घर वापस लौटा। घर में दाखिल हुआ तो मीना जी पूजा कर आरती की थाल लेकर वापस मंदिर की तरफ जा रही थी। तब उनकी नजर युग पर पड़ी, जो दोनों हाथों से अपने सर को पकड़े हुए सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जा रहा था। युग, कहाँ था रात भर? मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? उन्होंने उसकी तरफ बढ़कर सवाल किया। उनकी आवाज सुनकर ही युग चौंक गया और अपनी बेचैनी शांत करते हुए बोला, कुछ नहीं मम्मी, सब ठीक है। बस अनिक और जगत ने मुझे रात में अपने फ्लैट में रोक लिया था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर वो तेज कदमों से अपनी कमरे की तरफ चल पड़ा। उसे देखकर ही मीना जी शंकित तो थी ही, फिर भी उन्होंने उसे और ज्यादा सवाल नहीं किया। सोचा थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आएगा तब उससे पूछ लेंगे। युग अपने कमरे में पहुंचा। उसने एक नजर पूरे कमरे को देखा, लेकिन कहीं भी उसे ध्रुव नजर नहीं आया। वो वॉशरूम में गया और शॉवर ऑन कर उसके नीचे खड़ा हो गया। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। साधना की रात वाली तस्वीर बार बार उसकी आंखों के सामने झूल रही थी और अनिक और जगत की बातें उसे और अंदर तक परेशान कर रही थी। पता नहीं क्यों, अशोक की बातों पर तो उसने जैसे भी भरोसा कर लिया था, लेकिन जो उसने कल रात देखा उस पर उसकी आंखें भरोसा करना नहीं चाह रही थी, ना ही दिल मानने को तैयार था। लेकिन ये सब देखने के बाद उसका दिमाग नफरत से पूरी तरह भरा हुआ था। उसे इस बात से दिक्कत नहीं थी कि साधना क्लब जाती है, डांस करती है, छोटे कपड़े भी पहनती है, बल्कि दिक्कत इस बात की थी कि वो ये सब अपनों से छुपा कर करती है। और अब तक अशोक के जरिए जैसा चरित्र साधना का उसके सामने आया था, उस पर उसका ये सब चुप कर करना उसके व्यक्तित्व पर सवाल उठा रहे थे और युग को उसे पर शक करने पर मजबूर कर रहे थे। उसने किसी तरह खुद के जज्बातों पर काबू किया और फ्रेश होकर नीचे आया। नीचे आज हॉल में काफी शांति थी, क्योंकि बुआ जी को चोट लगी थी, इसलिए वह अपने कमरे में आराम कर रही थी और घर में कहीं ध्रुव भी मौजूद नहीं था। सोफे में बैठी मीना जी शादी के कार्ड चेक कर रही थी। उसे देखते ही उन्होंने उसे डाइनिंग टेबल की तरफ जाने का इशारा किया। युग जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा। वो उठकर उसके पास आए, उन्होंने उसके लिए नाश्ता परोसा। युग ने एक नज़र पूरे हॉल को देखा और बोला, गुड मॉर्निंग माँ। आज भाई नजर नहीं आ रहे, रात में तो घर पर थे, फिर कहाँ चले गए? मीना जी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वह जवाब देने ही वाली थी कि सामने से उन्हें मिथिलेश जी आते हुए नजर आए तो वो उनके लिए भी नाश्ता का प्लेट तैयार करने लगी। ध्रुव जयपुर गया है, वहां से 2000 साड़ियों का ऑर्डर आया था, इसलिए उसे सुबह जल्दी यहां से निकलना पड़ा। मिथिलेश जी ने आते हुए उसके सवाल का जवाब दिया। वो उसका सवाल पहले ही सुन चुके थे। वह आकर युग के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठे। युग ने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और नाश्ता करने लगा। उन्होंने भी युग को घर से देखा और गुड मॉर्निंग कहा। आज उन्हें वो बदला सा नजर आ रहा था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जी पापा, युग नजर झुकाकर बोला। क्या गुजरेगी पापा के दिल पर जब उन्हें पता चलेगा कि जिसे वो सीधी सादी समझकर अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं, वो किस तरह की लड़की है, जिसकी सादगी से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ भी हो, मुझे खुद से निर्णय लेने से पहले एक बार उससे बात करना ही होगा। युग एक बार फिर अपने मन मंथन में घूम था। तभी युग का फोन बजा। उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और चेक किया। अनिक का मिस्ड कॉल था और साथ में उसने कुछ तस्वीरें भी भेजी थी। युग ने जैसे ही उन फोटोज को ओपन करके देखा तो जिस नफरत को उसने अपने दिल में दबा रखा था, वह एक बार वापस से दहक उठा। उसमें साधना की बेहद करीब से ली गई तस्वीर थी, जब वो डांस करने में मस्त थी। उसकी ऐसी तस्वीर लेने के लिए अशोक के कहने पर अनिक ने पहले ही किसी को इस काम पर लगा रखा था। क्या है युग, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? उसके चेहरे में गुस्से के भाव देखकर मिथिलेश जी ने पूछा। उसकी आवाज उसके कानों में पहुंचते ही उसने तुरंत अपना फोन बंद कर दिया और अपना गुस्सा शांत कर सामान्य होने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो साधना के बारे में अभी यह सब बात कर उन्हें दुखी करना नहीं चाहता था। इसलिए उनके सामने उसने कुछ नहीं कहा। आप दोनों ने शादी का कार्ड देख, कितना खूबसूरत बनकर आया है, मुझे तो बहुत पसंद आया। मीना जी खुश होकर चहककर बोली और शादी का कार्ड लाकर मिथिलेश जी और उसे दिखाने लगी। मिथिलेश जी भी शादी का कार्ड देखकर बहुत खुश हुए। कार्ड वाकई बहुत खूबसूरत था। पिंक कलर की खूबसूरत लिफाफे पर गोल्डन रंग से उन लोगों का नाम अंकित था। युग और ध्रुव की शादी के लिए दोनों के शादी का कार्ड एक साथ ही बनवा लिया था उन्होंने। युग ने एक नज़र उसे कार्ड पर देखा, जिसमें उसका और साधना का नाम लिखा था। उसे देखकर ही उसका दिल जल उठा। अब बस बहुत हुआ, आज मैं साधना से बात करके सब कुछ क्लियर करके रहूंगा। अब वही मुझे बताएगी कि वह कैसी लड़की है और कैसी नहीं। युग ने दांत करते हुए मन में निर्णय किया। फिर मिथिलेश जी और मीना जी की तरफ देखने लगा। पापा, मैं थोड़ी देर में आया, एक जरूरी काम है, उसने डाइनिंग टेबल से उठाते हुए कहा। ये तो क्या कर रहा है, नाश्ता तो पूरा कर ले, जो भी काम है बाद में कर लेना। मीना जी उसे नाश्ता अधूरा छोड़ने देखकर बोली। मन नहीं कर रहा, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, ये कहकर वो जाने को हुआ। अगर तुझे कोई जरूरी काम था तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? उन्होंने बहुत परेशान होकर कहा। क्यों पापा, क्या हुआ?
तुझे अभी इसी वक्त बंगाल के लिए निकलना होगा। वहां से 10,000 सूती साड़ियों का ऑर्डर आया था तो मैंने फाइनल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तूने कुछ प्रोग्राम बना रखा है पहले से, और मैंने ध्रुव को भी जयपुर भेज दिया। लेकिन वो जाता भी कैसे? पापा, पूरी बात बताइए ना। बात यह है कि बंगाल से पहली बार हमारी साड़ियों के लिए इतना बड़ा ऑर्डर आया है। उन्हें हमारी सूती साड़ियों का सैंपल अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने 10,000 साड़ियों का ऑर्डर दिया है और उन साड़ियों को चेक करना चाहते हैं, और सारा मापदंड सही बैठने पर वो और भी ऑर्डर देंगे। स्माइल विद अ हेलो। लेकिन इन सब में कई हफ्तों का वक्त लगेगा। इस काम पर तो मैं ध्रुव को भेजना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो पता है 4 दिन बाद उसकी शादी है। वह कैसे जा सकता था? इसलिए मैंने उसे जयपुर भेजा। वहां से जाकर वो जल्दी लौट आएगा। और सोचा था कि तुम्हारी शादी को अभी 1 महीना वक्त है, तो तुम वहां जाकर डील फाइनल करके आओगे। तो पापा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मेरी जगह आप किसी और को भेज दीजिए। आपके तो इतने सारे मैनेजर हैं ना, वो देख लेंगे इस काम को। बेटा, नौकर सिर्फ नौकरी करते हैं और जिम्मेदारी मालिक का होता है। नौकर अपने काम में वफादारी दिखा सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी मालिक को ही निभाना पड़ता है। इस डील को फाइनल करने तो मैं भी जा सकता था, लेकिन मैंने पहले ही और ऑर्डर ले लिए हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से हमारा व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन मुश्किलें भी साथ आ रही हैं। क्या तुम अभी इसी वक्त बंगाल के लिए नहीं निकाल सकते? चला जाऊंगा पापा, लेकिन पहले मुझे एक छोटा सा काम करना है। आप मुझे आधे घंटे का वक्त दीजिए, मुझे किसी से मिलकर बात करना है। तुम बात तो फिर कभी भी कर सकते हो, फोन पर बात कर लेना। 8 बजे बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। तुम्हारी ट्रेन का वक्त हो चुका है। सारा ऑर्डर सामान ट्रेन से ही वहां जाने वाला है, इसलिए तुम्हें भी उसी में जाना होगा। मैंने तुम्हारे लिए टिकट बुक पहले से करवा दी है। ओके पापा, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। मैं अपना काम बाद में पूरा कर लूंगा, पहले आपका काम पूरा कर देता हूँ। स्माइल विद अ हेलो। युग मुस्कुरा कर बोला तो मिथिलेश जी भी खुश हो गए। युग उठकर अपनी कमरे की तरफ जाने लगा तो मीना जी उसके पीछे आए। मैंने सारी तैयारी कर रखी है तेरे लिए, तेरा सारा सामान तैयार है, खाने की चीज रख दी है। वहां जाकर ऐसी लापरवाही मत दिखाना, अपना ख्याल रखना। युग उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। ये सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन अब मैं फिर से उससे बात नहीं कर पाऊंगा। उससे बहुत सारे सवाल करने हैं मुझे, जिनका जवाब चाहिए। मैं लौटकर अपनी सारे सवालों के जवाब जरूर लूंगा उससे। वो फिर एक बार अपनी सोच में डूब गया। मिथिलेश जी के कहने पर युग बंगाल जाने के लिए राजी तो हो गया था, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। उसने अपने मन को हर तरह से समझने की कोशिश की थी, लेकिन वो बार बार उलझ रहा था। ना वो अनेक और जगत की बातों को नकार पा रहा था, ना अपनी आंखों देखी को भुला पा रहा था। उसने सोचा ही नहीं था कि साधना और उसका रिश्ता जुड़ने से पहले ही गलतफहमी का शिकार इस तरह हो जाएगा। इसी तरह अपने दिल और दिमाग के जंग में फंसा घर से रेलवे स्टेशन जाने के लिए रवाना हो गया। वहां से ट्रेन में बैठकर उसे बंगाल जाना था। इधर कृष्णकांत जी गोमती जी को चेतावनी देकर चले गए कि वो साधन से कोई काम ना करवाए, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन गोमती जी कहाँ मानने वाली थी। उनके कदम घर से बाहर पड़ते ही उनकी तीखी जुबान फिर से शुरू हो गई। हमेशा की तरह वो आज भी फिर से साधना को खरी खोटी सुनाने लगी। वो दंडनाती हुई उसके कमरे में पहुंची। उन्होंने बहुत गौर से उसे देखा। साधना आंखें बंद कर बिस्तर में लेटी हुई थी। उसे इस तरह सोते देखकर उनका खून खौल उठा। कब से तुझे पुकार रही हूँ, सुनाई नहीं देता? घोड़े बेचकर सो रही है, कामचोर कहीं की। आज काम के डर से तेरी तबीयत खराब हो गई। कल तो बड़ा ठुमक ठुमक कर नाच रही थी, और आज घर का काम करने से बचने के लिए सर दर्द और बीमारी का बहाना बनाकर बैठ गई। गोमती जी उसे झिंझोड़ते हुई फिर साधना के ऊपर बरस पड़ी। उनकी इस तरह चिल्लाने से उसकी नींद टूट चुकी थी। आंख खुलते ही उसकी आंखों से आंसू के धारा बह गए। गोमती जी की जली कटी बातें उसका कलेजा चीर गए। वो कुछ कहने को हुई पर जानती थी उसके शब्द व्यर्थ जाएंगे, इसलिए वो कुछ ना बोली। माँ, आप यहाँ भी आ गई। मैंने कहा ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सर उसका छूकर देखो, बुखार से उसका पूरा बदन तप रहा है। अब तो उसे बख्श दो माँ, दया करो उस पर। कब तक रोज जली कटी सुनकर उसका जीना हराम करती रहोगी? रागिनी गुस्से में उनके सामने आकर बोली। वो वही वॉशरूम में नहा रही थी, तब उनकी सारी बातें उसे सुनाई दी। तू हमेशा इसकी तरफदारी करने आ जाती है, क्या गलत कह रही हूं मैं? कल तो कितने मजे से नाच गा रही थी, अचानक बीमार पड़ गई। सब जानती हूँ, ये काम न करने के बहाने हैं। माँ, कब तक अपनी आंखों में इस तरह धोखे की पट्टी बांधकर रखोगी? निष्पक्ष नजरों से देखो साधना को, हमेशा भेदभाव करके बेचारी को तकलीफ देती हो। कसम से कहती हूँ माँ, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना जब वक्त अपना हिसाब चुकाएगा ना तो कहीं आपको खून के आंसू रोना ना पड़ जाए। क्या कहा तूने? तू मेरी बेटी होकर मुझे ये सब कह रही है? हाँ, कह रही हूँ, क्योंकि अब हद पार कर रही हैं आप। किसी और की बेटी को आपको तकलीफ देने में मजा आ रहा है। अगर यही हाल आपकी बेटी का हो तो क्या करेंगे आप? दूसरों की जिंदगी में बबुल के बीज बोकर अपनी जिंदगी में आम का ख्वाब मत देखो। बस, बहुत सुन लिया तेरी। आजकल तू भी बहुत बोलने लगी है। कह दे इसे, अगर मेरी और बातें नहीं सुनना नहीं चाहती तो उठकर काम करे। कितनी सारी तैयारी करनी है। 4 दिन बाद तेरी शादी है। घर में कितना सारा काम पड़ा है, वो सब कौन करेगा?
जब ये बिस्तर तोड़ेगी तो, और तू इसे समझने की जगह मुझे ताने दे रही है। आज जिसके लिए तू लड़ रही है ना, देखना वही एक दिन तेरे जख्मों पर मिर्च लगाएगी। जिस दिन इसके चेहरे के पीछे की चालाक लोमड़ी बाहर आएगी, तब तुझे समझ में आएगा कि मैं हर बार सही थी और यह गलत। उन्होंने गुस्से में कहा और कमरे से बाहर निकल गई। साधना उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसकी तबीयत तो पहले से खराब हो रखी थी और अब गोमती जी की सारी बातें सुनकर अब उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। उसे दिल कर रहा था कि वह खुद का गला घोटकर दम तोड़ दे। रागिनी उसे देखते ही उसका दर्द समझ गई। वो उसकी तरफ बढ़ी तो साधना ने खुद के चेहरे को चादर से ढक लिया और तकिए पर मुंह दबाकर रोने लगी। रागिनी को साधना की हालत और गोमती जी की हरकत दोनों को देखकर बहुत दुख हो रहा था। वह चाहकर भी साधना के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। बस अब उसके दिल में सिर्फ एक ही दुआ उठ रही थी कि जल्दी से साधना की शादी युग से हो जाए और वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करके खुश रहे। लेकिन हकीकत से तो वह भी अनजान थी कि आने वाला कल उन लोगों के लिए अब कौन सा तूफान लेकर आ रहा है और किसे कहां ले जाएगा। शाम होते ही कृष्णकांत जी घर लौटे। वो अपने साथ डॉक्टर लेकर आए थे। रागिनी साधना का हाल पल पल उन्हें फोन पर बता रही थी। डॉक्टर ने साधना की जांच की तो उन्होंने बताया कि साधना अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। किसी चीज को लेकर उसका दिमाग डिस्टर्ब है, इसलिए ये सब हो रहा है। डॉक्टर की कही यह बात सही थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। साधना के साथ सच में क्या हो रहा है, यह वह भी समझ नहीं पाए थे। वह एक नॉर्मल डॉक्टर थे जो साधना की परेशानी की सही वजह तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि किसी भी नॉर्मल डॉक्टर के लिए हर बीमारी का जड़ बताना मुश्किल होता है। साधना को हिप्नोटाइज किया गया था और उसी के साइड इफेक्ट के रूप में वो इस तरह बीमार हो गई। ये बात तो कोई माइंड स्पेशलिस्ट ही बता सकते थे। फिलहाल डॉक्टर ने अपनी क्षमता अनुसार साधना को दवा दे दिया, जिसे खाकर उसे थोड़ी राहत मिली। और अब कृष्णकांत जी ने रागिनी की शादी और साधना का ख्याल रखने के लिए कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ही ले ली, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में काम का भार बड़ा है तो गोमती जी का पारा भी चढ़ेगा और वो सारा थकान साधना पर उतरेगी। अब धीरे धीरे तैयारी का जोर बढ़ा और धीरे धीरे साधना की हालत में भी सुधार होने लगा। अगले दिन रागिनी की हल्दी थी। सारी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी थी और अब ध्रुव भी जयपुर से लौट आया था, इसलिए मीना जी ने उसे लगाई हुई हल्दी रागिनी के लिए भिजवा दी। शादी के बहाने ही सही घर में इस वक्त बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, इसलिए बुआ जी का मुंह थोड़ा बंद था, तो ध्रुव को राहत थी। वो उनकी जली कटी बातों से बचा हुआ था। वहीं मीना जी दिल से सारी रस्मों को पूरी कर रही थी। उन्होंने कभी युग और ध्रुव में फर्क किया ही नहीं। उनके लिए ध्रुव और युग उनकी दोनों आंखों की तरह थे। इधर साधना जैसे ही ठीक हुई, रागिनी के हल्दी पर उसने घर का सारा काम संभालना शुरू कर दिया। कृष्णकांत जी भी घर में ही थे, तो वह भी गोमती जी की जली कटी बातों से बची हुई थी। गोमती जी जब भी उसके लिए कपड़े कड़वे शब्द बोलना चाहती, कृष्णकांत जी बीच में आकर उसे बचा लेते। इसके साथ रागिनी की हल्दी संगीत गाने बजाने के साथ नाचते गाते संपन्न किया गया और शाम को मेहंदी थी। मेहंदी लगाते वक्त साधना और रागिनी बहुत खुश थी, क्योंकि उन दोनों के हाथों में उनके दिल के राजाओं का जो नाम लिखा जा रहा था। साधना चाहती थी कि रागिनी के हल्दी पर वह झूम कर नाचे गाए, लेकिन अगले दिनों में जैसी उसकी हालत थी, वह देखते हुए कृष्णकांत जी ने ये सब करने से सख्त मना कर दिया। बहुत ही सादगी से रागिनी की हल्दी निपटाई गई। आस पड़ोस की आई उनकी सहेलियों नाच गाकर उन लोगों का मन बहला रही थी। दिन तो बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन रात होते ही जैसे ही साधना सोने के लिए अपने कमरे में गई, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। सुबह की हल्दी और शाम की मेहंदी के रस्मों के कारण घर में सभी थक चुके थे। घर में आए सारे मेहमान भी अब सो चुके थे, क्योंकि अनिक ने मौका पाकर खिड़की के रास्ते से अंदर आकर सभी के खाने में नींद की दवा मिला दी थी और साधना को लेकर फिर से क्लब पहुंचा। आज भी उन लोगों ने साधना के कपड़े चेंज करवाए। आज उन्होंने साधना हाफ टॉप और मिनीज कर दिया था पहनने के लिए। ये सब करते हुए टीना हर वक्त उसके साथ थी। साधना को छोटे कपड़ों में देखकर अनिक की नीयत बार बार बिगड़ रही थी, लेकिन जगत और टीना के रोक टोक से वह साधन तक पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि वो दोनों अशोक से डर रहे थे। पर टीना तो पूरी तरह मजबूर थी। अशोक के पास उसके कुछ निजी तस्वीर थे, जिसकी वजह से वो उसे अपने इशारों पर नचा रहा था। इस बात का फायदा अनिक और जगत भी उठा रहे थे, लेकिन टीना नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हो रहा है वही साधना के साथ हो। इसलिए वो जिस जिम्मेदारी से साधना को उसके घर से लेकर क्लब तक पहुंचती थी, उसी तरह उसे वापस घर भी छोड़ती थी। और इन्होंने फिर से साधना का इसी तरह डांस करते हुए फिर से तस्वीर खींची और युग को भेज दिया और उसके मन में फिर से साधना के खिलाफ कई बातें डाल दी। युग उन तस्वीरों को देखकर फिर से गुस्से में जल उठा। रागिनी ने बहुत मुश्किल से किसी तरह समझाकर साधना को शांत किया और उसे नाश्ता करने को कहा, लेकिन साधना का दिल इस तरह दुखी था कि वो एक निवाला ना खा पी। इधर युग ट्रेन में अब बैठ चुका था। सारी साड़ियां भी संभालकर ट्रेन में रखी जा चुकी थी, लेकिन उसके मन का तूफान अब तक शांत ना हुआ था। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में उठ रही थी, जिसकी वजह क्या है यह उसे भी पता नहीं था। जब बहुत कोशिश करने पर भी उसका मन शांत ना हुआ तो उसने ध्रुव को फोन लगाया। कॉल करते ही ध्रुव ने कॉल आंसर किया। बोल युग, अब याद आ रही है तुझे मेरी? कहाँ चला गया था रात को बिना बताए? दूसरी तरफ से ध्रुव सवाल करते हुए बोला।
भाई, आपकी बहुत याद आ रही है, पता नहीं क्यों, आज मन बहुत बेचैन है, युग उदासी भरे स्वर में बोला। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तू इस तरह उदास क्यों है? भाई, प्लीज शादी के लिए इनकार कर दीजिए। ये तू क्या कह रहा है? अब तीर कमान से निकल चुका है, उसे लौट आया नहीं जा सकता। मैं कुछ नहीं जानता, आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए, बस। युग, सच में, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू ये सब क्या बोल रहा है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो भी हो, अब सगाई भी हो चुकी है, अब मैं मना नहीं कर सकता, और मना करके भी क्या फायदा, एक न एक दिन तो शादी करनी ही है। मैंने आपसे कहा ना, मैं भी कह रहा हूँ। सुन, दोनों तरफ से तैयारी शुरू हो चुकी है, शादी के कार्ड तक तैयार हो गए हैं। अब कदम पीछे खींचने का मतलब दोनों परिवारों की इज्जत पर दाग लगाना होगा। लोग हंसेंगे, वो अलग। ठीक है, फिर मैं इनकार कर देता हूँ। तू पागल मत बन, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, तूने ही तो कहा था ना कि तुझे साधना बहुत पसंद है। फिर अब क्या हुआ, तेरी उससे बात हुई क्या? क्या कोई कहा सुनी हो गई तुम लोगों में? ध्रुव को युग की मनोदशा कुछ ठीक नहीं लग रही थी। कुछ नहीं भाई, मैं तो उससे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों, अब जो चीजें मेरे सामने आ रही है, उसके बाद मैं अपने कदम को आगे बढ़ा नहीं पा रहा। ये तुझे पहले सोचना चाहिए था। अब एक बार कदम आगे बढ़ा चुका है तो यही नहीं रोक सकता। रोकने का वक्त अब निकल गया है। तू हमेशा जल्दबाजी में गलत फैसला करता है। अपने मन को शांत कर और शांति से विचार कर बाद में निर्णय लेना। मैंने तुझे हमेशा कहा है, आज भी कहूंगा, कभी भी कोई फैसला लेने से पहले उसके बारे में 100 बार सोच लिया कर, क्योंकि हमारा उठाया गया एक कदम का परिणाम आगे चलकर हमें ही भुगतना होता है, वो उसे समझाते हुए बोला। ओके भाई, मैं फैसला लेने से पहले और सोचूंगा। युग को ध्रुव की बातें सही लगी तो वह सहमत होकर बोला। तेरा सफर कैसा चल रहा है? पापा ने बताया कि तू दूसरी डील पूरी करने बंगाल जा रहा है। अच्छे से जाना, अपना ख्याल रखना, शादी तक लौट आएगा ना? अभी पहुंचा नहीं तो बात नहीं सकता, लेकिन शादी तक मैं नहीं लौटूंगा, क्योंकि मैं आपको ये शादी करते देखा नहीं पाऊंगा। क्यों, आप जानते हैं? युग ने आखिरी शब्द बहुत दर्द भरे स्वर में कहा और फोन काट दिया। ध्रुव ने उसे फिर से फोन करना चाह, पर इस बार उसका फोन बंद आ रहा था। उसके इस व्यवहार से ध्रुव थोड़ा परेशान हो गया। उसे अंदाजा लग गया था कि किसी न किसी बात पर युग बहुत परेशान है, पर वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। वो लोग धीरे धीरे युग के दिल से साधना के लिए बची हुई हमदर्दी पूरी तरह मिटा देना चाहते थे। इसके पीछे अशोक का दिमाग था। वह चाहता था कि युग और साधना की शादी तक युग के दिल में साधना के लिए इतनी नफरत बढ़ जाए कि वो कभी उसे समझने की कोशिश ही ना करे। उन दोनों का रिश्ता गलतफहमी में उलझा हमेशा अधूरा रहे, और युग उन दोनों के बीच पैदा किए गलतफहमी के सहारे साधना को सबके सामने नीचा दिखा सके। जब सबके सामने साधना की यह सच्चाई आए कि वो किस तरह की लड़की है और सबसे छुपकर क्या क्या करती है, तो सब उससे रिश्ता तोड़ ले और वह टूटकर इतनी मजबूर हो जाए कि उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाए। उसके पास अशोक के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। लेकिन ये सब तो आने वाले वक्त पर निर्भर था कि उसकी सोच किस हद तक कामयाब होती है। और देखते ही देखते वो दिन आ गया जब ध्रुव और रागिनी की शादी होनी थी। दोनों परिवार बेहद खुश थे। सबसे ज्यादा साधना ये सोचकर कि भले ही वो कुछ दिन के लिए रागिनी से दूर होगी, फिर वह भी उसी घर दुल्हन बनाकर जाएगी और वापस रागिनी के साथ उसका पूरा जीवन बीतेगा। इस शादी से सभी खुश थे, सिवाय एक को छोड़कर, वह था ध्रुव। वो तो खुद में उलझा हुआ था। उसका आज्ञाकारी व्यक्तित्व तो इस शादी के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन बस उसका दिल तैयार नहीं था। उसे इस वक्त युग की सबसे ज्यादा कमी महसूस हो रही थी। इधर युग भी परेशान था। अनेक और जगत की भेजी तस्वीरें उसका दिमाग काफी हद तक खराब कर चुकी थी। वह बार बार उन तस्वीरों को देखकर आवेशित हो रहा था, लेकिन उसके कान में ध्रुव की बातें भी गूंज रही थी कि निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचना है। इसलिए उसका दिल बार बार कह रहा था कि वो पहले लौटकर खुद साधना से बात करेगा, उसके बाद ही कोई कदम उठाएगा। पर उसने शुरू में अशोक की बातों में आकर जो फैसला लिया था, उसके कारण वो खुद भी दुखी था। उसने साधना को पसंद किया, इसलिए ध्रुव को रागिनी से शादी करना पड़ रहा था। ये बार बार उसके दिल को कचोट रहा था। वह चाहता तो हर दीवार तोड़कर ध्रुव की शादी में पहुंच जाता, लेकिन जानता था कि वह ध्रुव से नजरें नहीं मिल पाएगा। ध्रुव दिल से इस शादी के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ उसकी खुशी और परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशी को दांव पर लगा रहा है। इसलिए युग फोन पर ही मिथिलेश जी से वहां की पल पल की जानकारी ले रहा था। उन्होंने भी उसे वापस आ जाने को कहा, पर उसने अभी साड़ियों का सैंपल टेस्ट पूरा नहीं हुआ कहकर उनकी बात टाल दी। जबकि उसके बंगाल पहुंचते ही सारी काम शुरू हो चुकी थी और एक दो दिन में ही आधे सैंपल परफेक्ट थे। इसलिए उनके बिजनेस पार्टनर्स ने उसे जाने की अनुमति दे दी थी, पर वो यहां से जाना नहीं चाहता था। इधर दोनों परिवारों की हंसी खुशी के बीच ध्रुव और रागिनी की शादी संपन्न हुई। शादी संपन्न होने के कुछ घंटे बाद ही रागिनी के विदाई का मुहूर्त था। साधना उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वो बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठ गई कि वह रागिनी की विदाई होने देना नहीं चाहती थी। रागिनी के लिए भी उसे इस तरह छोड़कर जाना आसान नहीं था। कृष्णकांत जी ने उन दोनों को बहुत प्यार से समझाया, तब जाकर दोनों मानी। लेकिन जब तक रागिनी की विदाई की रस्में चल रही थी, साधना अपने कमरे में बंद हो गई। वह इस बिछड़न को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी।
क्योंकि दोनों का बचपन से लेकर अब तक वक्त साथ गुजारा था। थोड़ी देर बाद रागिनी की विदाई अच्छे से संपन्न हुई और वह ध्रुव के साथ कार में बैठकर वहां से विदा हुई। कृष्णकांत जी बहुत दूर तक उसके कार को धक्का देते हुए उनके पीछे गए, तब तक जब तक वो लोग मेन रोड तक ना पहुंच गए। लेकिन इन सब के बीच बुआ जी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उनसे तो ध्रुव की मुस्कुराहट बर्दाश्त नहीं होती। उसकी शादी जैसी खुशी वह कैसे सह लेती। इसलिए अब मन ही मन वो फिर से उसके राहों पर कांटे बिछाने की तैयारी में जुटी गई। ध्रुव रागिनी को विदा कर अपने घर लेकर पहुंचा। मीना जी पहले ही घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने सारी तैयारी कर रखी थी। उनके पहुंचते ही हंसी खुशी सारे रस्मों को निभाते हुए रागिनी के गृह प्रवेश की सारी रस्में पूरी की। गृह प्रवेश की सारी रस्में पूरी हो जाने पर उन्होंने रागिनी को ध्रुव के कमरे में आराम करने के लिए छोड़ दिया। रागिनी ध्रुव के कमरे को देखकर बहुत खुश हुई। पूरे कमरे को बेहद खूबसूरत और खुशबूदार फूलों से सजाया गया था। जैसा कि रागिनी का चंचल स्वभाव था, वो पूरे कमरे को बेहद हैरानी से देखने लगी। जब उसकी सारी जांच पड़ताल पूरी हो गई तो वह आराम से जाकर बेड पर बैठ गई और ध्रुव के आने का इंतजार करने लगी। इधर ध्रुव मिथिलेश जी और मीना जी के साथ मिलकर सारे मेहमानों के साथ बातचीत करने में और उनका ख्याल रखने में जुड़ा हुआ था। युग के वहां उपस्थित न होने पर उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी बड़ी हुई थी। धीरे धीरे बाहर सारे मेहमान जाने लगे तो मीना जी ने ध्रुव को कमरे में जाने के लिए कहा, लेकिन वो तो खुद असमंजस में था कि किस तरह वो रागिनी के सामने जाएगा। वो खुद ही दिल से इस शादी के लिए तैयार नहीं हो पाया था। अगर उसके सामने गया तो उसकी उम्मीद भरी नजरों का क्या जवाब देगा। उसके दिल में लाखों अरमान सजे होंगे। क्या वो उन अरमानों को संवारने में उसका साथ दे पाएगा। ऐसे ही कई उलझने उसे बेचैन करने लगी। इसलिए वो अपनी सारी जिम्मेदारियां से निवृत्त होकर अपने कमरे तक तो पहुंचा, लेकिन दहलीज के उस पर ना जा सका। उसने चुपके से कमरे के अंदर झांक कर देखा। रागिनी अब तक शादी के जोड़े में बेड पर बैठ उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे से उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। शादी का लाल जोड़ा उसके सांवले से रंग पर भी खूब खिल रहा था। उसे देखकर ही युग की धड़कनें तेज हो गई। मन में एक गहरी बेचैनी उठी। वो उल्टे पांव युग के कमरे में लौट गया। ध्रुव और युग का एक ही कमरा था, लेकिन शादी के बाद दोनों का एक कमरे में रहना जायज नहीं था, इसलिए युग को दूसरा कमरा दिया गया था। रागिनी इंतजार करती रह गई। बहुत देर तक जब ध्रुव कमरे में नहीं आया तो रागिनी की नजरें कमरे में लगी घड़ी पर पड़ी। रात की 1:30 बजे बज रहे थे। घड़ी में समय देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जैसे उसे पता हो कि ऐसा होना ही था, क्योंकि उसके दिल ने पहले ही गवाही दे दी थी कि ध्रुव के दिल में उसके प्रति कोई खिंचाव नहीं है। क्योंकि शादी के बाद पक्की हो जाने पर भी ध्रुव ने अब तक उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं की थी, जिसकी वजह से रागिनी के दिल में सारी बातें साफ थी कि उनका रिश्ता किस तरह जुड़ा है और वो किस दिशा में जाएगा। फिर भी उसकी पलकें दरवाजे के चौखट पर टिकी रही। अनजानी सी उम्मीद लेकर वो इसी तरह दरवाजे की तरफ पलकें बिछाए बैठी रही। काफी देर तक वो इसी तरह बैठी रही, लेकिन ध्रुव नहीं आया। बैठे बैठे कब उसकी आंख लगी उसे पता नहीं चला। वहीं दूसरे कमरे में ध्रुव बहुत बेचैन होकर चहलकदमी कर रहा था। उसका मन पूरी तरह अशांत था। उसके इस बेचैनी की दो सबसे बड़ी वजह थी कि उसने युग और मीना जी की खुशी के लिए रागिनी से शादी अब तो कर ली, लेकिन क्या वो उसके लिए सही साबित होगा। जब तक मेहमान है घर पर तब तक बुआ जी का व्यवहार तो सामान्य रहेगा, लेकिन जैसे ही मेहमान वापस लौटेंगे बुआ जी का वही रवैया शुरू हो जाएगा। उसे तो जली कटी सुनाएगी, पर अब रागिनी पर भी उनका कोप बरसेगा। वो गेहूं के साथ घून की तरह रागिनी को भी पीसेंगी, उसे भी चैन से जीने नहीं देंगे। वो जो अपनी नए जीवन के ख्वाब सजाकर उसके घर में आए है, जब उसके अरमान उम्मीदें टूटेगी तब क्या वो ये सब सह पाएगी। उसे अच्छे से पता था कि बुआ जी के रहते उसकी जिंदगी कभी खुशहाल रह नहीं सकती। ये सोचकर ही उसका मन अंदर ही अंदर घुट रहा था, और एक घुटन की वजह ये थी कि युग को पता था कि आज उसकी शादी थी। फिर भी उसने सुबह से एक बार भी ध्रुव को फोन नहीं किया, ना ही उसे शादी की बधाई दी। उसने तो पहले ही इनकार करने को कह दिया था, पर इसने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए शायद वह नाराज है। लेकिन ध्रुव का दिल ही जानता था कि उसने जो भी किया सबकी खुशी और माँ और युग की इच्छा पूरी करने के लिए किया, जिसमें घुटन उसे ही हो रही थी। सुबह से ना उससे बात कर पाया था और ना ही उसकी हालचाल मालूम हुई थी। वो कहाँ है, कैसा है, कुछ पता नहीं था। अपने बिजनेस पार्टनर से भी उसने पता करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि युग इस वक्त है कहाँ। डील का काम तो जारी था। बहुत देर तक ध्रुव इन्हीं सब ख्यालों में उलझा परेशान रहा, लेकिन अब उसके सिर में दर्द होने लगा। वो वॉशरूम गया और फ्रेश होकर आया। उसने अपनी शादी की शेरवानी चेंज करके एक लोअर और शर्ट पहन ली। आज की रात उसके लिए बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। कई तूफान थे दिल में, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। वह जानता था कि रागिनी उसका इंतजार जरूर कर रही होगी, लेकिन उससे कैसे नजरें मिलाए ये समझ नहीं पा रहा था। उसने फिर से युग को फोन करने का सोचा। सुबह से वो बहुत बार युग को फोन कर चुका था। अब तक युग ने उसे कॉल बैक नहीं किया था, जो उसकी चिंता की सबसे बड़ी वजह बनी हुई थी। उसने फिर कॉल करने की कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार करता रहा। कॉल करते करते उसकी फिक्र बढ़ रही थी। थोड़ी देर तक इन्हीं में उलझा रहा, फिर बेड में जाकर लेट गया। बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती रही और किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने पर आंख लग गई।
वहीं दूसरी तरफ युग समंदर किनारे अकेला बैठा शराब पी रहा था। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें चट्टान के साथ उसके पैरों को भी छूकर गुजर रही थी। वो एक पत्थर के ऊपर बैठा था। समंदर से भी ज्यादा बड़ी लहरें उसके दिल दिमाग पर उठ रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे। अनेक और जगत के भेजे हुए तस्वीर इस वक्त उसके हाथों में थी। साधना के इन छोटे कपड़ों वाली तस्वीरों को देखकर उसका दिल जल रहा था। उसे इस बात का दुख नहीं था कि साधना छोटे कपड़े पहनती है, बल्कि दुख की वजह तो ये थी कि वह ये सब सबसे छुपा कर रही है। क्यों सबके सामने तो सादगी का चोला ओढ़ रहती है और रात में क्यों क्लब में जाती है? क्यों दुनिया के साथ साथ अपने चाचा जी को भी धोखे में रख रही है? जब कृष्णकांत जी को पता चलेगा कि उनकी संस्कारी बेटी साधना रात में उनके संस्कारों को क्लब में जाकर छोटे कपड़े पहनकर नीलम करती है, तब उन पर क्या गुजरेगी? यही बात जब उसके माँ बाप को पता चलेगी, तब उनका क्या हाल होगा? ऐसे ही और कई बातें युग के दिमाग में घूम रही थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अशोक ने दावा किया था कि वह साधन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, फिर भी साधना ने उसे चोट पहुंचाई, उसकी जिंदगी मौत से बदतर बना दी और खुद अपनी जिंदगी की हर पहलू का मजा ले रही है। लेकिन उसका दिल इन सब बातों को नकारने पर तुला था कि एक आदर्शवादी परिवार की एक लड़की यूं ही अपने परिवार के मान सम्मान को नीलम तो नहीं करेगी। पर जो अशोक ने उसे बताया, उसे भी झूठ ला नहीं पा रहा था। लगभग उसकी नजरों में साधना का चरित्र दागदार हो चुका था, जो कि अब तक अशोक जगत और अनेक से उसे पता चला था। उन्होंने उसे जो भी बताया था, उससे तो यही साबित हो रहा था कि साधना का कैरेक्टर ठीक नहीं है। वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है, पर न जाने क्यों उसका दिल ये सब स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो एक बार खुद इन सबको अपनी आंखों के सामने देखकर और उससे बात करके साफ कर लेना चाहता था। इसलिए अब उसने फैसला किया कि वह साधना को फोन करके ही उससे बात करेगा और अपने सवालों के जवाब मांगेगा। साधना का नंबर तो उसके पास पहले से ही था, लेकिन एक झिझक या दिल में सुलग रही नफरत की चिंगारी उसे ये करने नहीं दे रही थी। पर अब उसकी सब की सारी हदें पार हो चुकी थी, इसलिए उसने साधना को फोन किया। एक बार रिंग गया, दो बार रिंग गया, दूसरी तरफ से आंसर नहीं आया। दूसरी तरफ साधना अपने कमरे के सोफे में बेजान सी बैठी थी। वो इस तरह अचानक रागिनी का चले जाना बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उससे पहले से पता था कि वह दोनों कुछ दिनों के लिए बिछड़ेंगे, लेकिन ये सब सोते वक्त रागिनी उसके साथ हुआ करती थी, इसलिए उसे उतना फर्क नहीं पड़ता था। पर जब अपने आसपास आज उसे नहीं देख पा रही थी, तब ये बात उसके दिल को ज्यादा आहत कर रही थी। सही है, जब कोई हमारे करीब होता है तब हमें पता नहीं चलता कि हम उसके साथ कितना वक्त गुजर गए, लेकिन जब वो कुछ पलों के लिए ही हमसे दूर हो जाए तो वो पल ही हमें साड़ियों की तरह लगने लगती है। साधना का भी यही हाल था। उसे उसकी फोन की रिंग सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बेजान पान कहीं या बिछड़न की पीड़ा फोन उठाने के लिए उसके हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन जब फोन निरंतर बजाते रहे तो उसे लगा रागिनी का फोन होगा, तो उसने तुरंत फोन उठा लिया और बिना नंबर देख कॉल आंसर करके बहुत उत्सुकता से बोली, हेलो रागिनी। दूसरी तरफ से जब जवाब आया तो दिल में दबे जज्बात बाहर निकल आए। उसके आंसू जो अब तक उसने पलकों तक ही सीमित रखा था, वो पड़े, मैं युग हूँ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। दूसरी तरफ से युग बोला। बहुत वक्त बाद उसके कानों में युग के आवाज गूंजे थे। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही दिल में दबा सर दर्द एक पल में बाहर आ गया। उसे नहीं पता था कि युग इस वक्त किन भावनाओं को लेकर उसे कॉल कर रहा है, लेकिन उसकी भावनाएं उसकी आवाज सुनकर ही मचल उठी। जवाब क्यों नहीं देती? सुन रही हो ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। दूसरी तरफ से युग बोला। उसकी आवाज से ही पता चल रहा था वो कितना बेचैन था। हम सुन रही हूं, साधना धीमे स्वर में बोली। उसका गला भरा हुआ था। उसकी आवाज को सुनकर युग के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसे एहसास हुआ जैसे वो दर्द में है। क्या हुआ, रो रही थी क्या? उसने शंकित होकर सवाल किया। हम आज बहुत अकेली हो गई हूँ। बचपन से मैं और रागिनी कदम कदम पर एक दूसरे के साथ रही है, और आज वो चली गई। हम दोनों एक दूसरे के बगैर कभी कहीं नहीं गई। साधना अपने दिल का दर्द जब्त करते हुए गहरी सांस लेकर बोली। उसके शब्दों से ही उसका दर्द साफ पता चल रहा था, लेकिन उसकी बातों पर गौर करके युग की त्योरियां एकत्रित हो गई। मतलब तुम रात को उसको भी अपने साथ लेकर जाती हो, वह भी तुम्हारे साथ क्लब जाती है? युग के इस सवाल के साथ उसका शक और क्रोध साफ झलक रहा था, जिसे सुनकर साधना अचंभित रह गई। जी नहीं, चाचा जी ने हमेशा हमें अनुशासन में रहना सिखाया है, हम वैसी जगह पर नहीं जाते। साधना की यह कहते ही युग के आंखों में खून उतर आया और उसके होंठ गुस्से में कांपने लगे। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि वो बोली, अब तक जिंदगी ने जो दिया सहज ही स्वीकार कर लिया मैंने, लेकिन अब आगे सहने की क्षमता नहीं मुझ में। अब जिंदगी के हर दर्द को भूलकर आगे जाना चाहती हूँ। क्या आप मेरा साथ देंगे? युग कुछ ना बोला। आपका अचानक मेरी जिंदगी में आना एक वरदान सा लग रहा है। अब मैं आपका दामन पकड़कर अपनी पिछली जीवन का श्राप भूल जाना चाहती हूँ। वो काली रात भी, साधना आगे दर्द भरी आवाज में बोली। वो उसकी सारी बातें गौर से सुन रहा था, जिसे सुनकर अचानक युग के दिमाग में अशोक की दर्द भरी तस्वीर उभरने लगी। उसके दिल का संदेह अब हकीकत बनने के लिए आतुर हो गए। कौन सी? एक बात कहनी थी। अभी हमारी शादी में बहुत वक्त है, तो अगर इस वक्त में हम एक दूसरे को जान समझ ले तो ज्यादा बेहतर हो। आगे हमारी जिंदगी एक साथ गुजरने वाली है, तो अपने दिल में कोई भी बात छुपा कर रखना,
एक दूसरे के साथ बेईमानी होगी? युग बहुत गंभीर होकर उसकी मन टटोलते हुए बोला। युग इस सवाल पर साधना की आंखों के सामने डर का अंधेरा सा छा गया। एक पल में कई आंखों के सामने धुंधली सी आकृतियां उभर आई। ये तस्वीर उस काली रात की थी जब अशोक ने उसे अपने कमीनेपन का शिकार बनाना चाहा था। ये सब याद करते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, रोम रोम कांप उठा। मैंने कभी किसी को धोखे में नहीं रखा। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि आपसे बात हो और आपको अपनी जिंदगी की सारी बातें बता दूं। अच्छा बोलो, क्या है वो बात? मुझसे झूठ बिल्कुल मत बोलना। ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना बोलने वालों को पसंद करता हूँ। युग की बातों से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि इस वक्त वह नशे में है। लेकिन शायद आप हकीकत सुन नहीं पाएंगे, और अगर सुन भी लिया तो हमेशा के लिए मुझे मुंह मोड़ लेंगे। साधना आंखें मींच हुए बोली। उसके दोनों आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। अगर बातों में सच्चाई हो तो बात चाहे जितनी भी कड़वी हो उसे स्वीकार करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। सच तो वादा करिए। सच जानकर आप मुझसे मुंह नहीं मुड़ेंगे, मेरा हाथ थाम कर मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे और किसी भी परिस्थिति में मुझे कभी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि पल पल में टूटती जा रही हूँ। युग को साधना की आवाज में गहरी बेबसी महसूस हुई। वादा रहा, तुम बेकसूर निकली तो हर स्थिति में मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी, और अगर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी, यही तो मुझे नहीं पता कि कहाँ कितना मेरा कसूर है। बस मैं वो सब करना नहीं चाहती थी जो मेरे हाथों हुआ। इतना सुनते ही युग आंखें चमक उठी। हाँ बोलो, क्या हुआ तुम्हारे हाथों? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो बहुत उत्सुक होकर बोला। तभी उसे साधना की तरफ से कुछ चीज टूटने की आवाज सुनाई दी और कॉल कट हो गया। उसने 2-3 बार फोन करना चाह पर इस बार फोन स्विच ऑफ आने लगा। उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई। उसने सोचा, अब ये क्या हो गया? साधना खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करने वाली थी, या फिर अपनी सच्चाई? अब फिर कैसे बात कर पाएगा उससे? क्या बताने जा रही थी वह? ये सोच सोचकर उसका दिमाग घूमने लगा। यह क्या करने जा रही थी तुम? कृष्णकांत जी बहुत ऊंची आवाज में बोले। उनके हाथ में साधना का फोन था। अचानक उन्होंने आकर फोन छीन लिया। वो अचंभित नजरों से उन्हें देख रही थी। मैं तो बस उन्हें उन सब के बारे में बता रही थी, वो डरे हुए स्वर में बोली। सुना मैंने कि तुम क्या बताने जा रही थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अब तुम इस बारे में ना सोचोगी, ना किसी से बताओगी। उन्होंने गुस्से में इसका कंधा पकड़कर कहा। वो उनके गुस्से से लाल चेहरा देखकर डर से कांप गई। तुम बहुत सीधी हो साधना, तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने। हर वक्त हर जगह खुली किताब बनकर मत रहा करो। टाइम पास का दौर है, इस्तेमाल करके फेंक दी जाओगी। उन्होंने उसका चेहरा अपनी अंजुरियों में भरकर कहा तो बहुत मासूमियत से उनकी तरफ देख रही थी। फिर उनकी बात समझकर रोते हुए उनसे लिपट गई। और क्या करूं चाचा जी, कब तक इस सच को उनसे छुपाऊंगी? कुछ दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी तो क्या मेरी जिंदगी का इतना बड़ा सच उनसे छुपाना सही रहेगा? उसने रोते हुए उनसे सवाल किया। जानता हूं यह सही नहीं है, पर अभी सच्चाई बताने का भी सही वक्त नहीं है। मैं जानता हूं तुम उसके साथ धोखा करना नहीं चाहती, लेकिन धोखा कैसा जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं। गलत तो तुम्हारे साथ हो रहा था और उसके बीच वो सब हो गया। लेकिन मेरी वजह से उसकी जान खतरे में, वो इससे आगे बोल ना पाए और रो पड़ी। वो जिंदा है अभी, मेरी बला से उसे मर जाना चाहिए था। ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं, जो मासूम लड़कियों को सिर्फ अपने इस्तेमाल का सामान समझते हैं। उसने जैसा किया उसे वैसी ही सजा मिली तो तुम उसके लिए अपने मन में गिलानी क्यों पाल रही हो? क्योंकि ये सब मेरे हाथों से हुआ। मुझे नहीं पता मैंने ये सब कैसे किया। वहां पर जो भी हुआ वो मेरे हाथों ही हुआ। हाँ, वो गलत था, उसने गलत करना चाहा, लेकिन जो मैंने किया वो भी सही नहीं था। माना तुम सही हो, लेकिन ये भी मानो कि दुनिया से सही नहीं समझेगी। तुम ये चीजें दुनिया के सामने रोती रह जाओगी कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं था, पर कोई नहीं मानेगा। ये पुरुष प्रधान समाज है साधना। सारी सच्चाई बाहर आने पर उसकी तरफ सिर्फ कुछ उंगलियां ही उठेगी और तुम्हारे तरफ कीचड़ उछलेगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप ही कहते हैं ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर मैं चुप क्यों रहूं? मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप रहने को नहीं कह रहा। युग को सच्चाई बताओगी, बता दो, परिणाम क्या होगा? अभी हमने सिर्फ उसके कुछ गुण ही जाने हैं, उसका रूप रंग देखा है, उसका दिल नहीं देखा। अगर उसका दिल भी अशोक की तरह विकारों से भरा हुआ तो तुम्हें पता भी है वह क्या करेगा। ये सब पता लगता ही तुम्हें पल भर में ठोकर मार देगा। तुम्हारी जिंदगी संवरने से पहले उजड़ जाएगी। प्लीज मेरी बात को समझो। मैंने तुम्हारे और रागिनी के बीच कभी कोई फर्क नहीं किया। दिल से तुम दोनों मेरी ही बेटी हो, इसलिए तुम दोनों के लिए कोई भी फैसला लेने से पहले मैं 100 बार सोचता हूँ। बेशक हम युग को सारी सच्चाई बता देंगे। चलो। वो मान भी गया, पर क्या उसके माँ बाप मानेंगे? ये समाज मानेगा? क्या ये लोग तुम्हें सर उठाकर फिर से जीने देंगे? उस रात क्या हुआ ये सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। मैं भी सब कुछ जानता हूँ, तुम भी जानती हो, क्योंकि वो सब तुम्हारे साथ हो रहा था। पर सिर्फ हम दोनों के कहने से दुनिया नहीं मानेगी, उन्हें सबूत चाहिए होगा। लेकिन हमारे पास हमारी भी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। बेटा तुम्हें क्या लगता है, मौत से नजरें मिलाने के बाद भी अशोक जिंदा बचा है? क्या वह अपनी गलती मानेगा, या उसके पिता जो हमारे शहर के विधायक हैं वो ये सच दुनिया के सामने आने देंगे? उन्हें भी सब कुछ पता है और हमें पता होने के बावजूद हम चुप हैं,
इसलिए सब कुछ सलामत है। जिस दिन बेटा हमने अपनी तरफ से कदम उठाए, उस दिन उनके तरफ से भी कदम उठेगा और शायद परिणाम हमारे लिए ही बुरा हो, क्योंकि उनके साथ हजारों लोग खड़े होंगे और हमारे साथ पता नहीं कितने। तो क्या हम हार मान जाएं? अशोक ने जो करना चाहा उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्या मैं चुप रहकर इसी तरह घुटती रहूं? आज रागिनी की शादी हुई, कल मेरी और युग जी की होगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपको पता है मैं किस तरह टूटी हूं। मेरे होठों पर मुस्कुराहट है तो वजह सिर्फ आप है, और शादी के बाद युग जी को भी मुझसे कई उम्मीदें होंगी, लेकिन शायद मैं पूरी न कर सकूं, और सच न बताकर मैं उनसे धोखा भी नहीं कर सकती। वो आंसू भरी आंखों से उनकी आंखों में देखकर बोली। उनकी आंखें भी नम थी। बेटा, मैं बहुत अच्छे से तुम्हारी मनोदशा समझ रहा हूं, लेकिन तुम भी इस वक्त बात को समझो। मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें इस तरह पल पल घुटते और टूटते देखना मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैं जानता हूं तुम उस रात को आज भी भूल नहीं पाए हो। पर मेरे चुप रहने का मतलब यह नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और अब भी कर रहा हूं। मैं भी तुम्हें न्याय दिलाना चाहता हूं, लेकिन ऐसा न्याय किस काम का जिसके बदले तुम्हें अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। ये कहकर कृष्णकांत जी चुप हो गए। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा सच साधना से छुपाना चाहते हो। साधना उनकी बातों को सुनकर एकदम अचंभित हुई। पहली बार उसने उनकी आंखों में एक अजीब सा है और माथे पर चिंता की गहरी लकीरें अच्छी थी। न्याय के बदले मेरी जिंदगी, मैं कुछ समझी नहीं चाचा जी, वो समंजस से उनकी तरफ देखकर बोली। तुम्हें क्या लगता है बेटा, तुम्हें सही गलत का सिखाकर मैं सब भूल गया? अन्याय के खिलाफ न झुकने का ज्ञान देकर मैं खुद अन्याय के सामने झुक जाऊंगा क्या? नहीं बेटा। मैं पुलिस स्टेशन गया था, उस रात की घटना के बारे में मैं थाने में सब कुछ बताया, लेकिन पता है क्या हुआ? वह साधना की आंखों में देखकर बोले। उसे उनकी आंखों में इस वक्त गहरा दर्द नजर आ रहा था। उनकी आंखें छलक गई। चाचा जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे कुछ छुपा रहे हैं? बताइए ना, वहां क्या हुआ? कब गए थे आप? वो डरे हुए स्वर में बोली। उसी दिन की सुबह गया था, जिस रात को तुम्हारे साथ वो सारा हादसा हुआ। मैंने ये सारी बातें यहाँ के पुलिस प्रधान को बताया, लेकिन ये कहकर वो रुके। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर आगे बोले, पर तुम्हारे पक्ष में देने के लिए मेरे पास उस वक्त कोई सबूत नहीं था, लेकिन तुम्हारे खिलाफ देने के लिए विधायक जी के पास बहुत सारे सबूत थे। मैं अशोक के ऊपर आरोप लगाता, उससे पहले ही उसके पिता ने तुम पर उसकी जान लेने का आरोप लगवा दिया। मैंने अपनी तरफ से तुम्हारा पक्ष रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके सबूत के आगे किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैं वहां तुम्हारे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश के जुर्म में अशोक के खिलाफ एफआईआर लिखवाने गया था, लेकिन जो मुझे पता चला उसके बाद तो मैं खुद में ही टूट गया। उन्होंने बहुत निराशा भरी नजरों से उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखें आंसू से भरी थी। उन्हें इस तरह दुखी देखकर साधना को भी बहुत दुख हुआ। सॉरी बेटा, सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सॉरी। उन्होंने रोते हुए साधना का चेहरा अपने हाथों के बीच थाम कर कहा और उसे गले लगाकर फूटकर रो पड़े। साधना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आज पहली बार उसके आदर्श, जिन्हें वह अपनी स्वाभिमान का प्रतीक मानती थी, आज वही उसे टूटे हुए नजर आए। प्लीज चाचा जी, चुप हो जाइए। मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। प्लीज मेरे लिए शांत हो जाइए, वरना मैं आपका ये रूप देखकर कुछ ही पलों में मर जाऊंगी। वो उनसे अलग होकर रोती हुई उनकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली। सॉरी बेटा, मैं मधुसूदन से किया अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। ना तो मैं तुम्हारा रक्षक बन सका, ना तुम्हारी खुशियों का पहरेदार। मेरे होते हुए भी तुम्हारी जिंदगी दर्द से भर गई। वो बेहद भावुक होकर बोले। आप कब से मुझे डरा रहे हैं? साफ साफ बताइए, क्या हुआ था वहां? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? वो उनके दर्द भरी नजरें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बेटा, इस जंग में हमारा जीतना नामुमकिन सा है। यहाँ गलत तुम्हारे साथ हो रहा था, गलत करने वाले को सजा भी मिली, लेकिन वह अपने गलत इरादों से बाज नहीं आया। पता है, उसने खुद तो तुम्हारे साथ गलत करना चाहा, और अब जब कामयाब नहीं हुआ तो उसने तुम पर ही कलंक लगा दिया। जानती हो, उसके पिता ने तुम्हारे खिलाफ फिर लिखवाया है कि इरादे अशोक के नहीं तुम्हारे गलत थे। तुम अपनी निजी जरूरत के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही थी। यही नहीं, उसने अपने तरफ से उल्टे सीधे सबूत देकर तुम्हें कॉलगल साबित कर दिया। ये कहकर वह खामोश हो गए। उनकी नजरें झुक गई और उनके मुंह से ये सब सुनकर साधना पूरी तरह अचंभित हो गई। उसे ऐसा लगा जैसी पल भर में किसी ने उसके प्राण उसके जिस्म से खींच लिए हो। वो सोफे पर बैठी थी, लेकिन सदमा ऐसा लगा कि वो फर्श पर लुढ़क कर गिर गई। कृष्णकांत जी तुरंत उसे संभलने लगे। तो क्या सच्चाई साबित करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है? मेरे ऊपर लगा कलंक कैसे मिटेगा? वो बेजान सी होकर बोली। ईश्वर की कृपा रही तो सब ठीक होगा बेटा, बस हमें वक्त के साथ चलते हुए शांति से काम लेना है। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन विधायक के डर के कारण यहाँ कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि यहाँ केएस बड़ी ईपी ने भी मेरी बात सुनने से इनकार कर दी है। और जब ये सारी चीज उन्हें पता चली कि मैं अशोक को सजा दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने ऐसी कोई कोशिश दोबारा की तो ना तुम बचोगी, ना रागिनी, ना हमारा पूरा परिवार। और मैं अच्छी सी जानता हूँ, वह अपने बेटे के मोह में पूरी तरह पागल है। वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बेटा,
ना चाहते हुए भी मैं मौन रहने के लिए विवश हूं, क्योंकि हमारी खामोशी में ही हमारी जिंदगी है और कोई भी जंग जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। समझदार वह है जो सही वक्त पर सही कदम उठाए। वह साधना का चेहरा अपनी तरफ करके उसकी आंखों में देखकर बोले। उसे उनकी आंखों में एक गहरा आत्मविश्वास नजर आ रहा था। तुम खुद को इस वक्त संभालो, अपनी जिंदगी में आने वाली नई खुशियों पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। उन्होंने उसे गले लगाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब कुछ ठीक नहीं होगा चाचा जी, क्योंकि जिस अशोक को मैंने देखा है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। मैंने कहा था ना, अब वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। वो उनसे अलग होकर उनकी आंखों में डरी हुई नजरों से देखकर बोली। कैसे? आप उसे नहीं जानते कि वो किस हद तक जा सकता है? मैंने उस रात जान लिया, मैंने उसका पागलपन देखा है। ये कहते वक्त साधना की आंखों में आंसू भरे थे और चेहरे पर गहरा डर नजर आ रहा था। जो अपनी गलती को मेरी गलती साबित कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अब वो बच गया है, अब वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। कुछ ना कुछ वह जरूर करेगा। ये कहते हुए साधना बहुत डर गई। अब क्या होगा चाचा जी? छोटी सी बहस पर वह मारपीट और जबरदस्ती पर आ गया, और जब हमने उसका भी सामना कर लिया तो उसने मुझे कॉलेज से किडनैप कर लिया और मेरे साथ वह सब करने की कोशिश की। अब तो वह मेरी वजह से मरते मरते बचा है। अब वो मुझे ये सब कहते हुए साधना एकदम से घबरा गई। उसके हाव भाव से उसकी बेचैनी और घबराहट, डर साफ झलक रही थी। बेटा प्लीज चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं हूं ना। अगर उसने ऐसा वैसा करना भी चाहा तो अब उसका सामना मुझसे होगा। मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, वो साधना को शांत करते हुए बोले। उन्होंने साधना का हाथ पकड़ा और उसे बेड के पास लेकर गए और उसे लेटने को कहा। साधना इस वक्त बहुत डरी हुई थी। जो कुछ भी उसे उनसे पता चला था वो जानकर उसके दिल में अब अशोक के लिए और भी ज्यादा डर बैठ गई। फिर भी उन्होंने साधना को बहुत समझाया पर उसका डर कम नहीं हो रहा था। उसे इतना डरा हुआ देखकर उन्हें भी बहुत बेचैनी हो रही थी। उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि उन्होंने भावनाओं में बहकर साधना को और चीज क्यों बताए। बहुत देर तक वो शांत नहीं हुई तो वो उसी के पास बैठे रहे, उसके सिरहाने पर बैठकर उसके सिर पर थपकी देते रहे, ये सोचकर कि उसे नींद आ जाएगी। लेकिन वो बहुत बेचैन होकर बार बार यही दोहरा रही थी कि अशोक जैसे ही ठीक होगा उसे चैन से जीने नहीं देगा। उसे पाने की अशोक की जिद उसकी जिंदगी तबाह कर देगी। पर कृष्णकांत जी इस बात को नकारते रहे और उसे समझाते रहे कि अब वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। युग के साथ शादी होते ही वो पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। पर उन्हें तो पता ही नहीं था कि अशोक ने अपनी तरफ से जाल बहुत पहले ही बुन दिया है। जहां से साधना अपने दर्द की दवा की उम्मीद कर रही है, वहीं से उसके लिए दर्द का सिलसिला शुरू होना है। यह उन्हें पता नहीं था। अब तो आने वाला वक्त ही साबित करेगा कि अशोक की छल किस हद तक कामयाब होती है और वह किस हद तक साधना को तोड़ पाता है। और वही युग उसके बहकावे का शिकार हुआ साधना की जिंदगी को कौन सी दिशा देता है। इधर युग साधना का फोन स्विच ऑफ आने पर भी बार बार उसे फोन कर रहा था। इस तरह अचानक साधना का फोन कैसे हो गया, ये सोचकर उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। इस बेचैनी ने पहले का उसका सारा नशा उतार दिया था। जब बेचैनी उसके काबू में ना आए तो उसने और पीना शुरू कर दिया, और शराब पीते पीते जब हद से ज्यादा हो गई तो वो इस पत्थर पर सो गया। इधर कृष्णकांत जी तब तक साधना का कर अपने गोद पर लिए बेड पर बैठे रहे। अब साधना उनके पिता सा स्नेह पाकर सो चुकी थी, पर कृष्णकांत जी की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें साधना की बहुत फिक्र हो रही थी। साधना ने जो भी कहा था और अब तक उन्हें अशोक के बारे में जो भी पता चला था, इससे तो उन्हें भी भरोसा हो ही गया था कि अशोक ठीक होने पर चुप नहीं बैठेगा। लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वह साधना को सुरक्षित रखने के लिए और क्या करें। उन्होंने सोचा सारी बातें मिथिलेश जी को बता दे और युग को भी सारी बातों से अवगत करा दे। लेकिन उनके मन में एक डर था कि जैसे ही वो मुंह खोलेंगे, विधायक जी अपना पावर इस्तेमाल करने लगेंगे और हो सकता है वो साधना को ही खत्म करने की कोशिश करें। और उन्हें एक डर यह भी था कि कहीं सारी सच्चाई जानने के बाद अगर मिथिलेश जी ने युग से साधना का रिश्ता तोड़ दिया तो घर पर गोमती जी उसे जीने नहीं देगी, और अगर उनके घर गई तो वह किसी तरह सलामत रहेगी। वहां रागिनी भी होगी। दोनों बहनें जब तक साथ हैं, एक दूसरे का ढाल बनाकर एक दूसरे को सुरक्षित रखेंगी। और साधना का तो रिश्ता टूटेगा ही, रागिनी का भी रिश्ता टूट जाएगा। सबकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने चुप रहना ही सही समझा, ये सोचकर कि सही समय देखकर सबको सब कुछ बता देंगे। पर फिलहाल जब तक साधना और युग का रिश्ता मजबूत ना हो जाए तब तक वह ये बात किसी तक पहुंचने नहीं देंगे। इन्हीं सारी सच में उलझकर वो पूरी रात जागते रहे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, ये कौन सा कदम उठाने पर वो इस विकट परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। सुबह रागिनी की आंख खुली, उसने एक नजर पूरे कमरे को देखा तो उसे उसके मन के सवालों का जवाब अपने आप ही मिल गया कि ध्रुव रात में भी उसके सोने के बाद भी कमरे में नहीं आया। ये जानकर वो बहुत निराशा हुई। फिर भी उसने खुद के मन को शांत रखा और वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर निकली। शादी में उसे बहुत महंगे महंगे और बेहद खूबसूरत साड़ियां तोहफे में मिली थी। उसने उनमें से ही अपनी पसंद की एक साड़ी पहनी और तैयार होने आईने के सामने बैठी ही थी। तैयार हो गई बेटा, मीना जी उसे लेने आ गई।
वो उसे इस तरह तैयार होते देख बहुत खुश हुई। रागिनी को उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। मीना जी ने तैयार होने में उसकी मदद की और उसे तैयार कर बाहर हाल में लेकर आए। बातों बातों में ही रागिनी को पता चला कि ध्रुव हमेशा से ही सुबह जल्दी उठकर अपनी पुरानी मॉल को संभालने पहुंच जाता है। आज भी उसी के लिए निकला है। ये बात रागिनी के दिल को और चुभ गई। उससे बात तक नहीं की और बाहर चला गया। फिलहाल घर में बहुत सारी मेहमान भरे हुए थे, तो जैसा कि ध्रुव ने सोचा था, बुआ जी अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार कर रही थी, बेहद खामोश और शांत थी। दूसरी तरफ सूरज की कड़कती किरणों के स्पर्श से युग की नींद टूटी। जागने पर उसे पता चला कि वह रात भर समंदर के किनारे सो रहा था। जागकर वो उस होटल में पहुंचा जहां पर वह ठहरा था। वहां पहुंचकर वो पहले फ्रेश हुआ। वो आईने के सामने खड़ा ब्लू जीन्स के ऊपर व्हाइट शर्ट पहन रहा था। तभी उसे रात की सारी चीज याद आई कि नशे में उसने साधना को फोन किया था। दोनों में कुछ बातें हुई थी और आखिरी वक्त में साधना उसे अपने बारे में कुछ बता रही थी। तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। ये सब याद कर युग के दिमाग में एक बार फिर कई सवाल उठने लगे कि साधना का फोन स्विच ऑफ कैसे हो गया, या फिर कहीं उसने जानबूझकर तो फोन बंद नहीं कर दिया। शायद वो उसे अपने बारे में सारी सच्चाई न बताना चाहती हो। ऐसी ही फिर कई चीजें उसके दिमाग में आने लगी। फिर भी उसने इन सब बातों को नकारते हुए गहरी सांस ली और मिथिलेश जी को फोन किया। उन्हें बताया कि यहाँ के व्यापारियों को उनका सैंपल बहुत अच्छा लगा, वो और ऑर्डर देना चाहते हैं, इसलिए वो दिल्ली से और सामान भेज दे। ये जानकर मिथिलेश जी बेहद खुश हुए। मिथिलेश जी से बात करते वक्त युग के दिमाग में बार बार आ रहा था कि वो उनसे अनुमति मांग ले कि वो दिल्ली वापस आना चाहता है, क्योंकि उसे साधना से बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन यहाँ काम भी जरूरी था और मिथिलेश जी ने बहुत भरोसा करके उसे इस काम के लिए चुना था, तो उनके भरोसे को भी तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो एक और हफ्ता अपनी बेचैनी के साथ रुकने पर विवश हो गया। उनसे बात करने के बाद भी उसके मन की उथल पुथल अब भी उसी तरह थी। वो अपने बेड पर आकर बैठा और कुछ सोचने लगा। उसने एक नज़र पीछे बीते कुछ दिनों को याद किया तो उसे पता चला कि वो आजकल कुछ ज्यादा पीने लगा है, जिसके वजह से उसके सर में कुछ ज्यादा ही सर दर्द होता है। इस बात पर गौर करते ही युग को अशोक की याद आई, क्योंकि उसे पीने की आदत अशोक से ही लगी थी। अशोक ही उसे जबरदस्ती पिला दिया करता था। युग को पीने की बिल्कुल आदत नहीं थी, ना ही उसे पसंद था। लेकिन जब भी अशोक को पता चलता था कि युग टेंशन में है, वो उसे पिला दिया करता था। इसलिए टेंशन में होने पर युग को अशोक की याद आती थी और उसकी याद में वो पीकर अपना मन हल्का कर लेता था। और इधर वक्त ने फिर अपने कदम थोड़े तेज कर दिए। एक तरफ रागिनी अपने ससुराल के नए माहौल और नए नए लोगों से मिल रही थी, लेकिन उसके रंग रूप को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं से विचलित कर रहे थे, पर वह अपने मन का किसी को बात नहीं पा रही थी। मीना जी का मधुर व्यवहार कुछ पल के लिए उसे सारी चिंताओं से दूर जरूर कर रहे थे, लेकिन उनके जाते ही वह वापस खुद को अकेला महसूस करने लगती थी। इधर रागिनी के बगैर साधना, कृष्णकांत जी, गोमती जी का भी मन नहीं लग रहा था। सबको उसकी कमी खल रही थी, लेकिन रीति रिवाज, परंपराओं धागे में बंधकर वो मजबूर थे। आज रागिनी की विदाई को 3 दिन हो चुके थे। साधना ने अब तक खाने को हाथ नहीं लगाया था। आखिरी बार रागिनी ही उसे अपने हाथों से खाना खिला कर गई थी। गोमती जी को इससे कोई मतलब नहीं था, पर कृष्णकांत जी बार बार जिद करके उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर वह नहीं मान रही थी। आज फिर वो साधना को खाना खिलाने उसके कमरे में पहुंचे। साधना खुद में सिमटी खिड़की के नीचे चुपचाप बैठी थी। उन्होंने पूरे कमरे में देखा तो उस पर नजर पड़ी। वो उसके पास जाकर फर्श पर बैठ गए। खाने का प्लेट उसके बगल में रख दिया। कब तक ऐसी खाना पीना त्याग कर बैठी रहोगी? उन्होंने साधना के सर पर हाथ रखकर पूछा। उसने खाली आंखों से उनकी तरफ देखा। मुझे पता है, तुम दोनों एक जिस्म दो जान हो। रागिनी के बगैर एक एक दिन तुम्हारे लिए मुश्किल से गुजर रहा है। मुझे भी उसकी याद आ रही है, पर बेटा, उसकी विदाई हुई है, वह अपने नए जीवन में गई है। कुछ दिन बाद तुम भी उसके पास ही जाने वाली हो, तो कब तक ऐसे बैठे रहोगी? उनके इतना कहने पर भी साधना कुछ ना बोली। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन आंखों में नमी वो छुपा नहीं पाए। तुम दोनों को पता है, जब तुम दोनों छोटी थी, हर रोज जिद कर किया करती थी कि तुम दोनों मेरे हाथ से ही सुबह शाम का खाना खाओगी। जिस दिन मैं ऑफिस से आने में देर हो जाता था, उसे दिन तुम बिना खाए ही सो जाया करती थी। रागिनी को तो गोमती की किसी तरह धमका कर खिला देती थी, लेकिन तुम्हें इंतजार रहता था सुबह का। स्माइल विद ए हेलो, जब तक सुबह मेरे हाथ का पहला निवाला तुम्हारे मुंह में ना जाता तब तक तुम खाना नहीं खाती थी। उनके मुंह से ये सब सुनकर अब साधना ने पलके उठाकर उनकी तरफ देखा। उनकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। और तुम्हें याद है, हर रोज जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होता था, तुम दोनों में हर रोज प्रतियोगिता शुरू हो जाती थी कि सबसे पहले मेरी जरूरत की चीजें मुझ तक कौन पहुंचाएगा। लेकिन तुम दोनों ही मेरा सारा सामान एक ही वक्त पर, वह भी सही लेकर पहुंचती थी। चाहे वो गोमती के सामने से पूजा की थाली चुराना हो या फिर लीला जी की किचन की खिड़की तोड़कर उनके किचन खराब करना हो। तुम दोनों हमेशा ये सारा काम एक साथ ही किया करती थी और हमेशा मुझे फंसा देती थी। आखिरी लाइन का कर उन्होंने नाराजगी से साधना को घूरा। उनकी उस नजर को देखकर साधना मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। वो चली गई तो तुम उसे याद कर रही हो, कल तो तुम भी चली जाओगी। मैं क्या करूंगा? मुझे मेरी चीज कौन देगा?
कौन रोज मेरा इंतजार करेगा कि मेरे आकर खाना खिलाने की। उन्होंने नम आंखों से साधना को दिखा, उसकी आंखें भर आई। हम दोनों तो मना कर रही थी कि हमें शादी नहीं करनी, पर आपने ही तो जिद किया था कि हम दोनों को शादी करनी पड़ेगी। वो नाराजगी से उनकी आंखों में देखकर बोली, क्या करूं बेटा, यही तो दुनिया की रीत है। भला कौन सा पिता अपनी बेटियों को उम्र भर अपने पास रख पाया है। तुम्हें तो पता ही है, बेटियां तो पराई है। माँ बाप का कर्तव्य इतना ही है कि उसे पाल बड़ा करे और पढ़ा लिखा कर काबिल बनाए, जिसे आगे चलकर बेटी अपनी जिंदगी को खूबसूरत, सरल और आदर्शवादी बनाए। मुझे नहीं पता मैं ये सब करने में कितना कामयाब हुआ। बस इतना याद रखना कि तुम्हारी मुश्किलों की चाबी मैं हूँ। कभी भी मेरी जरूरत पड़े बेझिझक आवाज देना। मैं हमेशा तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, तुम्हारी मुश्किलें आसान करने के लिए। ये तो आप हमेशा ही करते हैं। आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। आप जब तक साथ रहे मैं कभी अकेली नहीं रही। पर वादा करिए, मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखेंगे। वो उनका हाथ थाम कर बोली, रखूंगा भाई, जरूर रखूंगा, क्योंकि मुझे अपनी दोनों बेटियों की पूरी जिंदगी देखना है। देखना है कि मेरी दोनों बेटियां जिस तरह मेरे घर को चहका करके रखती थी, ससुराल को भी किस तरह सजा के रखती है। और यहाँ पर लड़ झगड़ कर मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी बुढ़िया तो है ना। उन्होंने बहुत शरारती अंदाज में कहा। उनका इशारा गोमती जी की तरफ था। साधना ये समझकर मुस्कुराए, मेरी फिक्र ज्यादा मत करना। वो सारे आस पड़ोस की औरतों के सामने रहती है कि मेरी उम्र हो गई है। कोई उसे भी तो बताए कि उसके सर पर कितने बाल सफेद आ चुके हैं। उन्होंने साधना की तरफ देखकर अपनी एक आंख दबाते हुए कहा। साधना खुद को खिलखिलाने से रोक नहीं पाए। धीरे, कहीं उसने सुन लिया तो हम दोनों के ऊपर बिजली बनाकर गिरेगी। नो माउथ फेस, मुझे तो बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे नहीं खिलाओगी? कई दिनों से कुछ नहीं खाया। वो बहुत बेचारगी से मुंह लटका कर बोले, क्यों नहीं खाया आपने? मैंने कहा था ना खाने को। चुप, तुम नहीं खा रही तो मैं कैसे खा लेता? उनकी यह कहने पर उसने उनकी तरफ नाराजगी से देखा और खाने का प्लेट उठाकर रोटी में सब्जी लपेटकर उन्हें खिलने लगी। निवाला खाने से पहले उन्होंने शर्त रख कि जितना निवाला वो उन्हें खिलाएगी उसे भी खाना होगा। वो उन्हें और भूखा रखना नहीं चाहती थी, इसलिए मन गई। दूसरी तरफ अस्पताल में, व्हाट द हेल डॉक्टर, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। इन दोनों तुम कहाँ गुम हो? साधना को फिर से हिप्नोटाइज क्यों नहीं कर रहे? अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो बोलो और दे दिए जाएंगे। बेड पर लेट अशोक अपने सामने बैठे डॉक्टर से गुस्से में बोला, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टर, इट इज इम्पॉसिबल। किसी को हिप्नोटाइज करने की भी एक लिमिट होती है। लिमिट क्रॉस किया तो प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर बहुत टेंशन में बोले, प्रॉब्लम किसे है? आप अपना काम करिए, जहां भी प्रॉब्लम है उसे मैं समझ लूंगा। नो, इट इज नॉट गुड, इट इज वेरी डेंजरस। वॉट मिस्टर, हिप्नोटाइज करने के भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना ही पड़ता है। पहली बार हमने मिस साधना को 2 घंटे के लिए हिप्नोटाइज किया था। उस रात जो मैं कह रहा था वो कर रही थी, बट उसकी मॉर्निंग उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई थी। यह आपको कैसे पता? हम जिस भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, ये जिसे भी हिप्नोटाइज करते हैं, उसके बारे में हमारी टीम पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेती है। हमने पहली बार उन्हें 2 घंटे के लिए, दूसरी बार 1 घंटे के लिए और फिर 30 मिनट के लिए हिप्नोटाइज किया था। लेकिन ये रोज रोज हम नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया उनके लिए ये डेंजरस साबित होगा। वॉट यू मीन? आई मीन टू से, हम उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी के दिमाग को अपने कब्जे में करके उसे अपने अनुसार चलना भी कोई खेल नहीं है। वो भले ही हमारी इच्छा से कम कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसमें उसकी ही एनर्जी वेस्ट होती है, तब और ज्यादा जब पेशेंट फिजिकल कमजोर हो। मतलब अब साधना को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते? मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर हर रोज यह मुमकिन नहीं। हमें उन्हें हिप्नोटाइज करने के लिए 4 से 5 दिन का गैप लेना ही होगा, वरना अगर रोज रोज हम उन्हें हिप्नोटाइज करने लगे तो यह उनके दिमाग पर असर करेगा। अगर हमेशा रोज करते रहे तो क्या होगा? इट इज वेरी डेंजरस। उनका सेंस पावर खत्म हो सकता है, या फिर उनकी सारी मेमोरी लॉस हो सकती है, या फिर डॉक्टर कुछ सोचते हुए रुके, या फिर वो अपना याददाश्त खो सकती है। अशोक उनकी अधूरी बात पूरी कर करके बोला, राइट, लेकिन ऐसा हुआ तो उनके रिकवर की बहुत कम चांसेस है। डॉक्टर की बात सुनकर अशोक टेढ़ा मुस्कुराने लगा। डॉक्टर ने जब उसे गौर से देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें अशोक के इरादे कुछ ठीक नहीं लगे। डॉक्टर ने पीछे मुड़कर जगत की तरफ देखा। जगत की नजर भी अशोक के ऊपर थी। वो अशोक की मुस्कुराहट कुछ कुछ समझ रहा था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा, क्योंकि वो अशोक के हर करतूत में उसका बराबर का हिस्सेदार रहा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, डॉक्टर फिर से कुछ सोचते हुए बोले। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? अशोक गुस्से में बोला। उसके ऐसा कहने पर डॉक्टर ने उसे बहुत गौर से देखा, जैसे उनका उसका मन पढ़ना चाह रहे हों। अगर हम बार बार उन्हें ज्यादा देर के लिए हिप्नोटाइज करेंगे तो धीरे धीरे उनका दिमाग कमजोर पड़ने लगेगा और हो सकता है उसका रिजल्ट हमारी सोच के विपरीत हो। मतलब जैसे नींद की गोलियों के ओवरडोज से लोगों की जान चली जाती है, इसमें भी कभी कभी लोगों के साथ यही होता है। डॉक्टर ने बेहद गंभीर होकर कहा तो अशोक के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई, क्योंकि अशोक साधना का फायदा उठाकर उसे उसके अपनों से ही दूर करना चाहता था। लेकिन इसमें उसकी जान चली जाए यह उसने नहीं सोचा था।
ऐसा होने पर उसकी ही हार थी। नो, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब हम बहुत जरूरत पड़ने पर ही साधना को हिप्नोटाइज करेंगे, वह भी युग के मौजूद होने पर, क्योंकि उसे ही तो दिखाना है कि साधन न होते हुए भी किस तरह की लड़की है। ये कहकर अशोक मुस्कुराया। अशोक की बात सुनकर डॉक्टर ने गहरी सांस ली, क्योंकि डॉक्टर ने साधना को बार बार हिप्नोटाइज करने से उसकी जान को खतरा है। ये बात छोड़कर बाकी सब कुछ सच कहा था, क्योंकि उन्हें अशोक के इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। हाँ, वो पैसे के लिए ये सब कर रहे थे, लेकिन अब भी उनमें कुछ इंसानियत बाकी थी। उन्हें डर था कि साधना को हिप्नोटाइज करके वो उसे कोई निजी तकलीफ ना पहुंचा दे। उन्होंने तो ये सब करने से पहले ही मना कर दिया था, लेकिन विधायक जी के पॉलिटिक प्रेशर के कारण वो ये सब करने पर मजबूर थे। इसलिए वो अपनी तरफ से साधना की मदद करना चाहते थे, लेकिन कैसे करें यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ये झूठ कह दिया। थोड़ी देर बाद वह वहां से चले गए तो जगत अशोक के पास आया। यार, तेरा कुछ समझ नहीं आ रहा कि पहले तो तूने अपनी इस हालत की पूरी जिम्मेदार साधना को बताकर युग को उसके खिलाफ कर दिया, और अपना झूठा तकलीफ दिखाकर उसके दिल में साधना के लिए नफरत भरने लगा। लेकिन अब उसे हिप्नोटाइज करके उसे तू साधना का दुश्मन बना देना क्यों चाहता है? और सबसे बड़ी बात, हमारा साधना के आसपास रहना या उसे छूना तक तुझे बर्दाश्त नहीं, तो तू युग की शादी साधना से कैसे होने दे रहा है? जगत बहुत गुस्से में अशोक से सवाल करने लगा। जगत के गुस्से के पीछे असली वजह क्या है, यह अशोक को भी पता था, इसलिए वो उसे बहुत शातिर नजरों से देख रहा था। तुझे क्या लगता है मैं फिर वही गलती करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त मैंने तुम सबके सामने साधना के करीब जाने की कोशिश की थी, इसलिए और ज्यादा वो मुझसे नाराज हो गई, इसलिए इस बार वो गलती नहीं कर रहा। और दूसरी बात, जो नफरत के बीज मैंने युग के दिल में बोया है और जो शक उसके दिमाग में डाला है, वो ना तो कभी साधना पर भरोसा करेगा और ना ही उसकी अच्छाइयां देखने की कोशिश करेगा। और रही बात युग और साधना की शादी की, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है साधना का युग पर भरोसा। और उसकी दिन उसने मेरी आंखों में देखकर कहा था कि वो जिसे चाहती है उसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती। तो पहले तो मैं उसकी चाहत खत्म करूंगा, जब युग ही उसे उसकी गलती की सजा देगा जो उसने किया ही नहीं, और जब उसे पता चलेगा कि युग मेरी तकलीफ को देखकर उसे तकलीफ दे रहा है, तब उसके दिल में युग के लिए जो प्यार अब जागने लगा है वो खुद ब खुद मर जाएगा। अशोक कुटिलता से मुस्कुराकर बोले जा रहा था। जगत उसकी बातें सुनकर एकदम अचंभित था। फिर भी यार, अगर तुझे साधना को ही हासिल करना है तो उसके लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? तू तो उस डॉक्टर की मदद से उसे कभी भी हिप्नोटाइज करके हासिल कर सकता है। वो तो तेरा सामना भी नहीं कर पाएगी और डॉक्टर के कहने से खुद तेरे कदमों में हाजिर हो जाएगी। लेकिन इसमें अभी बहुत वक्त है, मुझे अभी पूरी तरह ठीक होकर अपने पैरों में खड़ा होने में भी वक्त लगेगा। तब तक मैं साधना को आजाद नहीं छोड़ सकता। और उसने मुझे चोट पहुंचाई, मैंने भी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझ पर हाथ उठाया। वजह चाहे कोई भी रही हो, उसके हाथों मुझे चोट पहुंची है, तो थोड़ा दर्द तो उसे भी झेलना ही होगा। फिर मेरे ठीक होते ही मैं उसके दिमाग से आजकल की सारी बातें मिटा दूंगा और डॉक्टर की मदद से उसके दिल में अपने लिए जगह बना लूंगा और उसे लेकर स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा और वहां साधना खुद अपनी मर्जी से मेरी बाहों में होगी। अशोक अपनी चालाकी पर कुटिलता से मुस्कुरा कर बोला। उसकी आंखों के सामने साधना का खूबसूरत सा चेहरा था। जगत अचंभित अशोक की बातें सुन रहा था। उसे यकीन ही नहीं था कि अशोक ऐसा भी कर सकता है। अगर अब अशोक के दिल में सच में साधना के लिए प्यार था तो वह अपनी मर्जी से उसे इतनी तकलीफ कैसे दे सकता था? और बाकी कुछ समझ न आने पर जगत असमंजस में उसके कमरे से निकल गया और अशोक एक बार फिर अपने आगे की चाल के बारे में सोचने लगा। वक्त यहाँ रुकी नहीं, गुजराती गई। उधर युग बंगाल के व्यापारियों के साथ मिलकर वहां भी अपने बिजनेस को बढ़ा रहा था। हालांकि उसके दिल में बेचैनी अब भी कम नहीं हुई थी। अशोक की वजह से पैदा की गलतफहमी उसे पल पल तड़पा रही थी। युग ने फिर से साधना से बात करने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसका फोन बंद आ रहा था, क्योंकि कृष्णकांत जी के गैर मौजूदगी में गोमती जी ने उसका फोन तोड़ दिया था। अब तो साधना की जिंदगी और मुश्किल से गुजर रही थी, क्योंकि रागनी जो घर पर नहीं थी, कृष्णकांत जी को किसी न किसी मीटिंग या काम की वजह से घर से बाहर रहना ही पड़ रहा था, तो वह साधना को बचा नहीं पा रहे थे। और शादी की वजह से गोमती जी ने सारी तैयारी का हवाला देते हुए कॉलेज से उन दोनों की छुट्टी कर दी थी, इसलिए वो कॉलेज भी नहीं जा पा रही थी। इधर रागनी नए लोग नए चेहरों के बीच किसी तरह तालमेल बनाने की कोशिश में थी। उसे पल पल साधना का इंतजार था और अब धीरे धीरे मेहमान भी जाने लगे थे। वैसे वैसे उनका मुंह खोलने लगा था। वो सामान्य बातों के बीच एक दो उल्टे सीधे शब्द उसे भी कहने लगी थी। कुछ दिन तो रागिनी ने गौर नहीं किया, फिर धीरे धीरे उसे उनके व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा और जब सारे मेहमान चले गए तो उनके कड़वे शब्द अब साफ हो गए। वो बेवजह उसमें कमियां निकालने लगी और उसे दो चार बातें सुनाने लगी। रागिनी ने जब इन बातों को बहुत ध्यान से सोचा तब उसे याद आया कि उसने ही कहा था कि वक्त एक बार खुद को जरूर दोहराता है। वही उसके साथ हो रहा था जो उसकी मां साधना के साथ कर रही थी। अब यहाँ बुआ वही कड़वे शब्द उसे लौटा रही थी। हाँ, उनकी बातें सुनकर उसका दिल जरूर दुख रहा था, पर क्या करती, किसी तरह दिल पर पत्थर रखकर अनसुना कर रही थी। लेकिन अब उसके दिल में शिकायतें बढ़ने लगी।
बुआ जी की हरकतें एक तरफ और दूसरी तरफ ध्रुव का उसे नजरअंदाज करना, वो हर रात इंतजार में रहती कि ध्रुव कमरे में आएगा, लेकिन या तो आते ही वो युग के कमरे में चला जाता था या फिर ज्यादा काम होने का बहाना कर घर ही नहीं लौटता था। रागिनी इन सब का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रही थी, ना ही कोई शिकायत कर पा रही थी, बस एक तरह अंदर ही अंदर घट रही थी। एक दिन रागिनी को मौका मिला, ध्रुव शाम को जल्दी लौट आया। रागिनी को लगा कि आज वो ध्रुव से बात कर पाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ध्रुव आते ही कुछ फाइलों को लेकर वापस चला गया। ये बात रागिनी के दिल को लगी, पर वह चुप रह गई। उसी रात ध्रुव बहुत देर से लौटा, लेकिन तब तक वो सो चुकी थी। सुबह उठी तो मीना जी के साथ पूजा करके किचन में नाश्ता बनाने लगी। तब उसे पता चला कि ध्रुव लौट आया है। ध्रुव जल्दी ही तैयार होकर माल के लिए निकल ही रहा था कि मीना जी ने उसे रास्ते पर रोक लिया और नाश्ता करने को कहा। युग ने मना करना चाहा, पर मीना जी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बिठा दिया। आजकल तेरा बहुत नहीं हो रहा, ना सुबह ठीक से नाश्ता करता है, ना रात को ठीक से डिनर, दोपहर में क्या करता है पता नहीं। जरा अपने खाने पीने का ख्याल रखा कर, हर वक्त काम काम काम। मीना जी गुस्से में उससे बोली और उसके लिए नाश्ता लगने लगी। ध्रुव हमेशा की तरह उनका गुस्सा देखकर भी मुस्कुरा रहा था। रागिनी वही किचन के दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। तभी मीना जी को ख्याल आया कि उन्होंने आज स्पेशल ध्रुव के पसंद के मेथी के पराठे बनाए हैं, जो वो किचन के अंदर ही रखकर आ गई। वो तुरंत किचन की तरफ चली गई। ध्रुव उनका परोसा हुआ नाश्ता खा रहा था। अभी दरवाजे पर खड़ी रागिनी यह सब देख रही थी। ध्रुव को अपने सामने पाकर उसके मन में कई चीजें उठ रही थी। सोच रही थी जाकर बात कर ले कि वो उसे अनदेखा क्यों कर रहा है, फिर भी मन के जंग में उलझी वो वहीं खड़ी रही। तभी बुआ जी अपने कमरे से नाश्ता करने के लिए बाहर निकली तो उनकी नजर ध्रुव पर पड़ी तो उनका खून खाल उठा। वो तंतनात हुए डाइनिंग टेबल के पास आई और ध्रुव के सामने वाले टेबल पर बैठ गई। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्हें अपने सामने देखकर ही ध्रुव के मन में बेचैनी उठने लगी थी। तभी बुआ जी उसे घूरते हुए बोली, खा ले, पेट भर खा ले, मुफ्त की रोटियां है ना, तोड़ ले जितनी मर्जी हो। वहां मेरा युग हफ्तों से ऑर्डर पूरा कर रहा है और मिथिलेश शहर भर भागदौड़ में जुड़ा हुआ है, और तुझे तो फुर्सत ही नहीं अपना पेट भरने में। बुआ जी के कड़वे शब्द ध्रुव के दिल में तीर की तरह जाकर चुभ गए। मुंह में रखा निवाला कांटे की तरह चुभने लगा। ना उसे वो अंदर निगल पा रहा था, ना बाहर उल पा रहा था। ध्रुव ने नम आंखों में कई सवाल लिए उनकी तरफ देखा। बुआ जी भी उसकी तिरछी नजरों से देख रही थी। ध्रुव को लगा जैसी अगर वह एक पल भी यहाँ रुक तो उसका दिल सीना चीर कर बाहर निकल आएगा और सांस लेते हुए भी उसका दम घुट जाएगा। ध्रुव ने टेबल से गिलास पानी उठाया और वहां से चल दिया। रागिनी यह सब होते देख रही थी। उसे जाते देखा वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, तब तक वो गेट से बाहर निकल चुका था। उसे ये सब देख बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही बुआ जी पर गुस्सा करने आगे बढ़ी कि मीना जी किचन से बाहर निकली। उनके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें और सब्जी और पराठे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर बैठी बुआ जी पर पड़ी और ध्रुव को वहां उपस्थित न पाकर वो समझ गई कि आज फिर बुआ जी ने ध्रुव को नाश्ता करने नहीं दिया। उन्होंने बहुत नाराजगी से बुआ जी को देखा। अरे ऐसे क्या घूर रही है, कुछ नहीं खाया मैंने अभी, जो हाथ में है मुझे दे, मैं खाऊं। बेवजह मुफ्त में खाने वालों को तूने घर में बिठा रखा है। उन्होंने एक नजर रागिनी को देखकर कहा। उसे समझने में वक्त नहीं लगा कि उनके कहने का मतलब क्या है। उसने गुस्से में मुट्ठी कस लिए और अपने कमरे में चली गई। जब उसे रहा ना गया तो उसने मौका पाकर मीना जी से इन सब के बारे में पूछा तो मीना जी ने सारी बातें उसे साफ साफ बता दी, जिसे जानकर उसे बहुत दुख हुआ। तभी उसने मन में कुछ निश्चय किया और अगले दिन का इंतजार करने लगी। उसे तय कर लिया था कि अब उसे क्या करना है, बुआ जी की कड़वी जुबान और ध्रुव की बेरुखी से कैसे निपटना है, उसने सोच लिया था। अगली सुबह रागिनी तैयार होकर अपने कमरे से निकली और मंदिर की तरफ जाने लगी। आज उसने मीना जी की दी हुई नारंगी रंग की साड़ी पहन रखी थी और मैचिंग के कुछ गहने भी। उसके गहने काफी भारी, महंगी और खूबसूरत थे, जिसमें वह भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके सांवले से रंग में ये सारी चीजें चार चांद लग रही थी। वो मुस्कुराती हुई मंदिर की तरफ बढ़ी रही थी कि बुआ जी की तिरछी नजर उसे पर पड़ गई। उसे इस तरह सजे सांवरे देख उनका दिल जल सा गया। अरे सुन, कहाँ चल दी, सज सावर कर, सिंगार तो ऐसे किया है जैसे किसी महाराजा की पत्नी बनी हो, बुआ जी ने उसे टोकते हुए आवाज दिया। उनकी चुभन भारी शब्द रागिनी के कानों तक पड़े तो उसकी मुस्कुराहट एक पल में फीकी पड़ गई। उसने मुड़कर उनकी तरफ देखा, वह भी उसी को देख रही थी। सुप्रभात बुआ जी, आपको कुछ काम था मुझे, वो उनके सामने आकर बोली, जैसी उसने बुआ जी की बात सुनी ही ना हो। अब मेरा प्रभात शुभ कहाँ रहेगा, तेरा अमावस्या वाला चेहरा जो देख लिया, और पूरे घर में महारानी की तरह इतने गहने लाद कर मत घूम। तू इस घर की बड़ी बहू जरूर बन गई है, लेकिन सिर्फ दुनिया के सामने असलियत में तेरा पति इस घर का सिर्फ नौकर की तरह है। उसकी औकात इस घर में नौकर से ज्यादा नहीं। बुआ जी व्यंग भरी नजरों से उसकी तरफ देखकर बोली। उनके शब्द रागिनी के दिल को चुभ गए। वही सीढ़ी पर खड़ा ध्रुव उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हुआ जी का रागिनी से इस तरह बात करना। जिन चीजों का उसे डर था, आखिर वही उसकी नजरों के सामने हो रहा था। माफ करिएगा बुआ जी,
हर किसी को अपनी हद और पद अच्छे से याद होनी चाहिए। उनका पद इस घर में क्या है, यह मुझे पहले से पता है। वो इस घर के बड़े अंकल जी के बेटे हैं। इस घर के बड़े बेटे अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारियां निभाना नौकरी बिल्कुल नहीं होती। और हद आपके लिए है, आप इस घर की बड़ी हैं, सबको एक नजरों से देखना और सही दिशा में चलाना आपकी जिम्मेदारी है। कोई भटके तो उसे राह दिखाना आपका काम है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है आपसे, फोल्डेड हैंड्स, ऐसी कड़वे शब्द बोलकर किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचाएं। रागिनी विनम्रता से उनके सामने हाथ जोड़कर बोली और मुड़कर वापस मंदिर की तरफ जाने लगी। लेकिन कहते हैं ना, सच हमेशा कड़वा लगता है। उसकी बातें उन्हें बहुत कड़वी लगी। 4 दिन आए हुए नहीं, इस घर में आए और जुबान कैंची की तरह चल रही है तू। अब बिना मुंह चलाए अपने सारे महंगे गहने मेरे पास जमा रख। बुआ जी दांत कसते हुए उसके सामने आकर बोली। वो उनकी बातें सुनकर हैरान थी। अब सोच क्या रही है, दे सरे गहने, बुआ जी कड़क लहजे में बोली और उसके गले का एक हर उन्होंने खींच लिया। उनकी अचानक इस तरह उसके गले से हर खींच लेने से उसे गहने से रागिनी का गला घिस गया। वो दर्द से कराह उठी। उसने दर्द भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। यह क्या किया आपने? ध्रुव उन्हें ऐसा करते देख उनके पास आते हुए बोला, पर बुआ जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी नजरें तो सिर्फ रागिनी पर टिकी थी। अब देती भी है सारे गहने की, सबको मैं इसी तरह उतर लूं, उन्होंने कहा तो रागिनी के जबड़े और मुठिया गुस्से में कस गई। वो बहुत गुस्से में उनके एक कदम करीब आए। उन्होंने उसका गुस्से से लाल चेहरा देखा तो एक पल को डर गई। रागिनी कुछ बोलते ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज। उसने गुस्से में ही अपने फोन को देखा, जिस पर कृष्णकांत जी का नंबर फ्लैश हो रहा था। ना चाहते हुए भी उसे अपना गुस्सा शांत करना पड़ा। उसने गुस्से में अपना फोन वही टेबल पर रखा और अपने कुछ गहने उतरकर बुआ जी के हाथ में थमा दिया और उनकी आंखों में देखकर बोली, यह वो गहने हैं जो मुझे इस घर की बड़ी बहू के उपहार के रूप में मिले हैं। इसे आप अपने पास रख सकती हैं, लेकिन उन गहनों को मैं बिल्कुल नहीं दूंगी जो मेरे पापा ने मुझे अपने आशीर्वाद स्वरूप दिए हैं। उसकी बातें सुनकर बुआ जी हैरान होकर उसे देखते रह गई। वो बुआ जी के एक कदम और करीब आए और बोली, आज मैं चुप हूं तो ये घर शांत है, मेरा मुंह बंद है, खोलने की कोशिश मत करिए वरना आपके पास जवाब नहीं होगा। अगर आपकी बातें सुनने के लिए मेरे पास कान है तो बोलने के लिए जुबान भी है, सावधान रहिएगा, मेरे शब्द आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो गुस्से में बोली और अपना फोन पकड़कर वहां से चली गई। बुआ जी हैरान नजरों से उसे देखते ही रह गई। आज पहली बार उन्हें किसी ने इस तरह नजरें मिलाकर वार्निंग दी थी। ध्रुव की हैरानी का भी कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा ही नहीं था कि बुआ जी के शब्दों का रागिनी इस तरह जवाब देगी। तेरी जुबान नहीं खुलता तो उसे मेरे खिलाफ भड़का रहा है, मेरे खिलाफ हथियार बन रहा है उसे। रागिनी का गुस्सा ध्रुव पर उगलते हुए बुआ जी बोली। वो हैरान होकर उन्हें देखने लगा। तभी मीना जी वहां आकर बोली, आप लोग अभी भी यही है, पूजा का वक्त हो चला है, चलिए। उनके आने से बुआ जी का ध्यान भटका। वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। ध्रुव को समझ ही नहीं आ रहा था कि किसके प्रति वो क्या प्रतिक्रिया दे। कोई निष्कर्ष ना निकलने पर वो वहां से चला गया। घर से बाहर निकाला तो गार्डन की तरफ उसकी नजर गई, जहां रागिनी गुस्से में चहलकदमी कर रही थी और उसका फोन उसी तरह बजे जा रहा था। उसने फिर एक बार अपने फोन को देखा, फिर गहरी सांस भरकर उसने कॉल रिसीव किया। गुड मॉर्निंग पापा, सॉरी फोन साइलेंट था। वो अपनी फीलिंग्स और गुस्से को कंट्रोल करके बोली और फोन स्पीकर पर किया। कैसी है, कब से फोन कर रहा था, लगता है वहां लोगों की भीड़ में मुझे और साधना को भूल गई है तू। उधर से कृष्णकांत जी उदासी भरी स्वर में बोले। नहीं नहीं पापा, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं बनी जहां जाकर मैं या साधना आपको भूल जाए। मैं तो बस साधना की शिकायत दूर कर रही थी। मेरे होते आप उसे कभी वक्त नहीं दे पाते थे, अब तो आप उसके पास ज्यादा रहिए, और मैं नहीं हूं तो मां से उसे बचाए। रागिनी उदासी भरे स्वर में बोली। उसके नैनों से आंसू छलक पड़े पर फिर भी वह मुस्कुरा रही थी। अरे हाँ, मैंने ये याद दिलाने के लिए फोन किया था कि कल तेरे पग फेरे के रस्म के लिए तुझे घर आना है, याद है ना? साधना तुझे देखने के लिए बहुत बेचैन है, और तेरी माँ का क्या हाल होगा तुझे पता है। बस कल तेरी आने का इंतजार रहेगा। ऑफिस जा रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। रागिनी कुछ बोलने को हुई, लेकिन उसके शब्द अधूरे रह गए। उसने बस फोन पर साधना की तस्वीर देखी और मुस्कुराते हुए बोली, ये साधना भी ना, और वापस घर के अंदर चली गई। ध्रुव अभी खड़ा ये सब देख रहा था। ये सब देख बहुत सारी चीज उसके दिमाग में उठी, पर अभी उसके मॉल जाने का वक्त हो चुका था, इसलिए वो निकल गया। रागिनी वापस मंदिर में आकर मीना जी के साथ पूजा की तैयारी में जुट गई। मीना जी मुस्कुराती हुई श्री गणेश जी की प्रतिमा पर फूलों की हार चढ़ा रही थी। उन्होंने मिलजुल कर पूजा किया और फिर किचन संभालने के लिए चली गई। ये सब करते वक्त हुआ जी उसके आसपास ही थी, पर उसने एक नजर उनकी तरफ नहीं देखा। इस वक्त घर में वही 3 लोग थे। बुआ जी की बहू भी थी, लेकिन वह अपने कमरे से बाहर निकली ही नहीं। इधर साधना खोई हुई सी डाइनिंग टेबल पर कृष्णकांत जी का नाश्ते का प्लेट उठा रही थी। वो उसे अपना ख्याल रखना को कहकर ऑफिस के लिए निकल चुके थे। उसे रागिनी और उनके बगैर घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर के बीच में होते हुए भी उसे लग रहा था कि वो किसी वीरान जगह पर खड़ी है।
तभी गोमती जी छत से नीचे उतरती हुई उसके पास आई और गुस्से में बोली, क्यों रे महारानी, नाश्ते का प्लेट अब तक तुझे उठाया नहीं गया? बाकी सारा काम कौन करेगा? तेरी माँ आएगी क्या करने के लिए? कल रागिनी पगफेरे के लिए आने वाली है। कितनी सारी चीज करनी है और तुझे एक काम नहीं हो पा रहा। कहाँ से होगा? तो मेरी रागिनी से जलती जो है, क्योंकि अब वो उस घर की बड़ी बहू बन गई है और तू छोटी, इसलिए उसकी खुशियां कहाँ बर्दाश्त कर पाएगी। तू चुपचाप अपना हाथ जल्दी जल्दी चला, वरना मेरे हाथ तुझ पर चलेगा। उन्होंने साधना की कंधे पर चांटा मारते हुए कहा। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन यह उसके लिए नई बात नहीं थी। रागिनी और कृष्णकांत जी के गैर मौजूदगी में वो अक्सर साधना पर हाथ उठा दिया करती थी, लेकिन अगर कभी साधना उनका विरोध कर बैठे तो उसका परिणाम उसे और भी ज्यादा बुरा देखना पड़ता था। बस वो यही दर्द कभी रागिनी या कृष्णकांत जी को नहीं बता पाई कि उनकी गैरहाजिरी की गोमती जी उसे पर हाथ उठाती है। उसने आगे उनसे कुछ नहीं कहा, बस आपसे तो भरी आंखों से उनकी तरफ देखा और बाकी सारे काम करने चली गई। गोमती जी के व्यवहार को याद करते ही बार बार उसकी आंखें झरझर बह रही थी। उसके लिए अब पल पल यहाँ गुजरना मुश्किल हो रहा था। दिल से बस यही दुआ कर रही थी कि जल्दी से उसकी शादी युग से हो जाए और वह रागिनी के पास पहुंच जाए, जिसके पास उसकी सभी तकलीफों की दवा अक्सर हुआ करता था। साधना गोमती जी के बताए अनुसार दिन भर काम करती रही। गोमती जी उसे दिन भर खरी खोटी सुनाते हुए अपना हर काम निपटवा रही थी। वो चाहे घर की सजावट हो, साफ सफाई हो या फिर मिठाइयां बनाना, सारी चीजें उसी के हाथों करवा रही थी। लेकिन साधना को उनके कहे कामों को करने से कोई दिक्कत नहीं था, बस उसे उनकी बातें चुभ रही थी। पल पल वह दुआ कर रही थी कि कब कृष्णकांत घर लौट आए और उसे गोमती जी की कड़वी बातों से कुछ देर के लिए ही सही मुक्ति मिल जाए। रागिनी भी मीना जी के साथ मिलकर घर का काम निपट रही थी। उसे मीना जी के साथ रहने में बहुत खुशी होती थी, क्योंकि मीना जी का व्यवहार ही ऐसा था। लगभग दोनों एक ही तरह के स्वभाव के स्वामी थी। चंचल मन जो दिल में है उसे तुरंत कह देना, ये खूबियां उन दोनों में थी, इसलिए वो एक दूसरे को ज्यादा पसंद करने लगी थी। दिन इसी तरह बीत गया। शाम को मिथिलेश जी लौटे और अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। मीना जी हमेशा की तरह उनके लिए नाश्ता तैयार करने चली गई। थोड़ी देर बाद ही ध्रुव भी लौट आया और युग के कमरे में फ्रेश होने चला गया। साधना वही हाल में मौजूद हॉल का कुछ काम करती हुई यह सब देख रही थी। बुआ जी इस वक्त अपने कमरे में थी, इसलिए सब तरफ शांति पसरा हुआ था। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर ध्रुव कमरे से बाहर आया, तब उसकी नजर रागिनी पर पड़ी, जो कि फूलदान में से पुराने फूल निकालकर नए फूल सजा रही थी। उसने उसे गौर से देखा, न जाने क्यों उसे उसकी सादगी आज बहुत अच्छी लगी। अगले ही पल उसे सुबह का हुआ घटना याद आया। उसे रागिनी के लिए बुरा लगा। अचानक रागिनी की नजर उस पर पड़ी तो उसने नाराजगी से उसे देखा और किचन में चली गई। उसे किचन में जाते देख युग सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपने कमरे में गया, क्योंकि उसे अपने कमरे से कुछ जरूरी फाइलें चाहिए थी। जिम नई साड़ियों स्टॉक की लिस्ट रखी हुई थी। ये काम वह रागिनी के मौजूदगी में भी कर सकता था, पर वो उसका सामना करना नहीं चाहता था। कमरे में पहुंचकर ध्रुव ने अलमारी खोला और उसके अंदर से फाइल निकालकर जल्दी तेज कदमों से वापस दरवाजे की तरफ बढ़ा। दहलीज तक पहुंचता उससे पहले ही ट्री में एक गिलास पानी लेकर उसके सामने रागिनी आई। वो उसे अचानक अपने सामने देखकर चौंक गया। वो उसे अपने सामने पाकर सकपका गया और तुरंत उसकी तरफ पीट कर मुड़ गया, जो कि रागिनी को अच्छा नहीं लगा। कमल है, आजकल मैं इतनी खूबसूरत हो गई हूं कि शायद मेरे चेहरे से सूरज की तेज किरणें निकलने लगी है, जिसकी वजह से लोग मुझसे नजरें मिला नहीं पा रहे, ना ही मेरी तरफ देखा जा पा रहा है उनसे, वो कड़े शब्दों में कहते हुए उसके सामने आए। ध्रुव ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर अपनी नजरें झुका लिए। आप यहाँ? वह भी इस तरह? उसने गौर से ध्रुव को देखकर सवाल किया। हाँ वो घबराकर आगे बोल नहीं जा रहा था कि रागिनी 2 कदम उसके करीब आए और उसकी आंखों में देखने लगी। मुझे इस वक्त आपसे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं आपको जज करूंगी, बस मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। रागिनी ने अपने चेहरे पर शक्ति का आवरण चढ़कर गंभीर होकर कहा। वो कुछ ना बोला। बस मुझे इतना बताइए कि आपका इस तरह अपने कमरे से ही भागने की जिम्मेदार मैं हूँ। यह आपका ही कमरा है, लेकिन जिस दिन से मैं आई हूँ उसी दिन से आज पहली बार आपने इस कमरे में कदम रखा है। क्या इसकी जिम्मेदार मैं हूँ? वो बहुत सख्त लहजे में बोली। उसके शब्दों से ही उसकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी, जिसे वह भी समझ पा रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है। ध्रुव आगे बोलने को हुआ तो रागिनी ने हाथ दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। आपके जवाब मुझे मालूम है, तो प्लीज मुझे उलझाने की कोशिश ना करें। और पहली और आखिरी बात तो ये कि आप इस तरह मुझे भागना बंद करिए। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मैं नहीं जानती, लेकिन इस तरह मुझसे दूर भगाने की कोशिश में खुद को तकलीफ ना पहुंचाएं। मेरी इस कमरे में मौजूद रहते ही अपने कमरे में ना आना, देर रात तक बाहर रहना, आपका कौन सा काम कितना देर तक रहता है, यह मम्मी जी मुझे पहले ही बता चुकी है। और एक बात मेरे लिए, अपने मन में आपने जो भी सोच रखा है उसे प्लीज निकाल दीजिए। मुझे पता है आपने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की है और ना ही मैंने। आपने ये युग जी की खुशी के लिए मेरी माँ के शर्त को पूरी करने के लिए किया, जिसके लिए मैं भी मजबूर थी। मैंने भी यह साधना की खुशी के लिए किया, क्योंकि उस बेचारी ने बचपन से अब तक बहुत तकलीफें देखे हैं। अब मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये कदम उठाया।
मुझे किसी से कोई उम्मीदें नहीं है, खासकर आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है, जैसा मेरा रंग रूप है, आपका तो क्या किसी का भी मुझको स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मेरे लिए अपने मन से इनसिक्योरिटी हटा दीजिए। क्योंकि मुझे मेरी हदें, मेरी मंजिल पता है, मैं कभी भी आपकी मर्जी के बगैर आपकी जिंदगी में घुसने की कोशिश नहीं करूंगी। वो उससे नजरें मिलाकर अपनी मन की सारी बातें बताती जा रही थी। मुझे लगता है आप मुझसे नाराज हैं, ध्रुव बोला। नाराज? और आपसे? ये कहकर वो हंसने लगी तो वह हैरानी से उसे देखने लगा। फिर वह बीच में रुककर बोली, नाराजगी अपनों से, यह उनसे दिखाया जाता है जिसे कोई रिश्ता हो। 2-4 रस्में पूरे कर लेने से रिश्ता पक्का नहीं हो जाता, ना ही लोगों के दिल में उनके लिए अहमियत बढ़ जाती है। ना मुझे आपसे कोई उम्मीदें हैं, ना ही कोई शिकायत, बस इतना कहूंगी कि अपने ही कमरे से भागना बंद करिए, वरना कसम से। रागिनी ने नाराजगी से उसकी नजरों में देखकर अपनी बात अधूरी छोड़ी और पानी का गिलास वही टेबल पर रखकर कमरे से बाहर निकल गई। उसे देखा ही रह गया। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि बिना उससे बात किए वो उसके मन के डर को कैसे जान गई। उसे कैसे पता चला कि उसके अपने ही कमरे में ना आने की असली वजह क्या है, और वो उसे इनसिक्योरिटी फील करता है। ध्रुव यही सोचता हुआ हैरानी से कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर मिथिलेश जी के पुकारने पर कमरे से बाहर निकाला। सबने मिलकर रात का डिनर किया और अपनी कमरे में जाकर सो गए। युग के पास बहुत काम पड़े हुए थे। उसे साड़ियों के लिए नई डिजाइन सेलेक्ट करनी थी और उसे प्रिंट होने के लिए गोदाम भिजवाना था, इसलिए वह हॉल में बैठा उन सबको चेक कर रहा था। रागिनी भी वही हॉल में बैठी एक डायरी में कुछ सोच सोचकर लिख रही थी। इधर अशोक ने अपनी सारी प्लानिंग को स्टॉप कर रखा था। डॉक्टर की चेतावनी देने से वो अभी साधना से कुछ भी नहीं करवा रहा था, क्योंकि वह युग के आने का इंतजार कर रहा था। वह युग के आने पर कुछ बड़ा करने की सोच रहा था, इसलिए उसने कुछ दिन साधना को शांति से जीने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ युग बंगाल में ही रहकर वहां के कारीगरों से मिल रहा था और साड़ी की नई नई डिजाइन्स देख रहा था। उसके अपने लेकर गए हुए साड़ी की डिजाइन्स वहां के लोगों को भी पसंद आ रही थी। वहां के मौजूद व्यापारी उसकी ले गए डिजाइनों को देखकर उससे प्रभावित हो रहे थे। उसका सैंपल भी उन्हें काफी पसंद आ रहा था। बस उनकी मांग थी कि यह अपनी साड़ियों की लेटेस्ट डिजाइन को किसी मॉडल के नई स्टाइलिश पिक्चर के साथ प्रमोट करें तो इनकी साड़ियां और भी ज्यादा पॉपुलर होगी। इनके साड़ी की क्वालिटी और डिजाइन्स परफेक्ट है, बट अगर उसे किसी मॉडल के पहने तस्वीरों के साथ अगर पब्लिश करे तो वो ज्यादा ही पॉपुलर होगी। यही बात युग, ध्रुव और मिथिलेश जी भी सोच रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कई मॉडल से बात भी की, कई एक्ट्रेसेस से भी मिले, लेकिन उनकी मांग कुछ ऐसी थी जिसे ये पूरा करना नहीं चाहते थे। यही युग भी सोच रहा था कि किसी नई मॉडल के हाथों नई डिजाइन की हुई साड़ियां नई खूबसूरत मॉडल के साथ लोगों तक पहुंचे और नई स्टाइलिश साड़ियों को देखकर लेडीज आकर्षित हों। क्योंकि बदलते दौर के साथ लेडीज को स्टाइलिश कपड़े ही ज्यादा पसंद आते हैं, और बात जब साड़ी की है तब तो उसे पर और ध्यान देना जरूरी है। इसीलिए युग अपनी तरफ से एक नई खूबसूरत मॉडल की तलाश में जुटा था, लेकिन अब तक उसकी नज़र में ऐसी कोई मॉडल मिली नहीं। जो भी मिली उसे या तो खुद फेमस होना था या तो सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहती थी। वैसे बंगाल जाकर युग को वहां बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। उसकी बिजनेस स्किल मजबूत हो रही थी, नई तकनीक नए फीचर्स के बारे में पता चल रहा था। पर इन सब के बीच वो साधन से जुड़ी बातों को भी भूल नहीं पा रहा था, और ना ही उसे जिसे उसने घूंघट की आड़ में देखा था। साधना के लिए भले ही उसके दिल में नफरत पैदा हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में उस लड़की की खूबसूरत तस्वीर थी, जिससे 2 बार उसकी खूबसूरत मुलाकात हुई थी। उसका दिल बार बार यह सोचने पर मजबूर हो जाता था कि आखिर वो लड़की कौन है जिसे छूते ही उसका दिल धड़क उठना है। इसके आसपास होने पर उसे सुकून महसूस होता है। उसने 2 निर्णय मन में मजबूत कर लिए थे कि जैसे ही दिल्ली वापस लौटेगा, पहले तो वह साधन से बात करके जो भी गलतफहमियां हैं उसे दूर करेगा और उस लड़की को ढूंढेगा जिसे कहीं ना कहीं वह चाहने लगा है। इधर घर पर रागिनी अब तक अपनी डायरी में उलझी कुछ लिखती ही जा रही थी। वही हॉल के दूसरे कोने में बैठा ध्रुव उसे लगन से अपने डायरी पर काम करते देख थोड़ा हैरान था और खुद भी अपनी काम में जुटा था। तभी रागिनी का फोन बजा, पर वह अपनी डायरी में लिखने में इस कदर खाए थी कि उसे पहले रिंग सुनाई ही नहीं दी। दूसरी बार रिंग होने पर उसका ध्यान टूटा। उसने फोन उठाकर देखा तो साधना का कॉल था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और खुश होकर बोली, बेवकूफ लड़की, अभी तुझे मेरी याद आ रही है। दूर बैठे ध्रुव तक जब उसकी यह बात पहुंची, वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। सॉरी, चाचा जी ने मुझे फोन करने से मना किया था, इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन अब करना पड़ा। साधना बहुत परेशान होकर बोली। उसकी यह परेशानी भरी आवाज सुनकर रागिनी को भी उसकी चिंता होने लगी। क्या बात है साधना, तू इतनी परेशान क्यों है? तू रो रही थी क्या? रागिनी ने उसकी आवाज को ही सुनकर उसकी हालत समझकर सवाल किया। अब बोलना, चुप क्यों है? जल्दी बता, मेरा दिल बैठ जा रहा है। रागिनी बहुत परेशान होकर बोली। रागिनी प्लीज जल्दी आना, यह वक्त जल्दी क्यों नहीं गुजर रहा? और यहाँ पर साधना बहुत परेशान होकर आगे बोलते बोलते रो पड़ी। अरे यार, तू रोना बाद में, पहले बताना हुआ क्या? माँ परेशान किया क्या? साफ साफ बता, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। रागिनी साधना की बातें सुनकर परेशान हो गई।
उसने डायरी वही टेबल पर रखा और उठकर खड़ी हुई। तभी उसकी नजर युग की तरफ गई, जो हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। 2 मिनट पहले तो खुद को संभाल, रागिनी साधना से बोली और ध्रुव से नजरें फेर कर कमरे में चली गई। उसे इस तरह परेशान देखकर ध्रुव भी सच में पड़ गया। रागिनी बेचैन होकर अपने कमरे में दाखिल हुई। उसने दरवाजे को आधा बंद किया और खिड़की के पास गई। उसने फोन स्पीकर पर किया। अब तो बिना कुछ छुपाए साफ साफ बता मुझे क्या हुआ है, वो साधन से बोली। बस अब मैं यहाँ और नहीं रह पाऊंगी, चाचा जी भी घर में नहीं लौट रहे, 10 बजे बजने को है, अब तक वह नहीं आए, ना उनका फोन लग रहा है। एक बार फोन लगा भी था पर उन्होंने फोन उठाया नहीं। अरे बुद्धू, तो इसमें चिंता करने वाली बात क्या है, तुझे तो पता है ना, पापा जब मीटिंग में होते हैं तो उनका फोन साइलेंट होता है और नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए फोन नहीं लग रहा। इतनी सी बात पर इतना परेशान हो गई। बस इतनी सी बात नहीं, आज चाचा जी ने मुझे, साधना इतना बोलकर खामोश हो गई तो रागिनी को उसकी सिसकियां सुनाई दी, जिसे सुनकर उसके मन में दबी चिंता एक बार फिर उभरी। अब चुप क्यों है, बोल भी, मेरा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही है। हाँ वो मुझे, साधना आगे बोलती उससे पहले उसके शब्दों की जगह एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर रागिनी चौंक गई। गोमती जी ने साधना को चांटा मारा था। उसी वक्त उसका फोन हाथ से छूटकर बेड पर गिर गया और सारी बातें रागिनी सुन पा रही थी। क्यों री, मुझसे बोल नहीं पाई तो किससे शिकायत कर रही थी, अपनी उस युग से या मेरी रागिनी को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। अगले ही पल गोमती जी की गुस्से भरी आवाज गूंजी तो रागिनी को समझने में देर नहीं हुआ कि वहां हो क्या रहा है। माँ, यह क्या कर रही हैं आप, रागिनी परेशान होकर बोली। फोन का वॉल्यूम कम था, इसलिए रागिनी की आवाज उस तरफ नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे दूसरे तरफ वह सारी चीज सुन पा रही थी। नहीं चाचा जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो बस, साधना अपनी सफाई में कहने ही जा रही थी कि फिर से उसके गालों पर गोमती जी के जोरदार चांटे पड़े, जिसकी कड़क आवाज सुनकर रागिनी भी चौंक गई। चुप, एकदम चुप, मुझे तेरी एक नहीं सुनानी, मैं अच्छे से जान रही हूँ तू क्या कर रही थी। मैंने तेरी साड़ी जला दी ना, इसीलिए रागिनी से शिकायत करके तू उसके नजरों में मुझे बुरी बनना चाहती है, गोमती जी गुस्से में साधना का बाल पकड़कर बोली। उधर रागिनी सदमे में एकदम खामोश उनकी बातें सुन रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ का ये रूप भी होगा। प्लीज चाची जी मत मारो मुझे, मैं ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकती, मैं तो बस उससे बात करके, साधना फिर एक बार बोलने को हुई तो गोमती जी ने एक और चांटा बरसा दिया उस पर। तुझे चुप रहने को कहा ना मैंने, तुझसे सफाई मांगी है क्या, और फोन करके तू किसे बुला रही थी, रागिनी को बुला रही थी तुझे बचाने के लिए या फिर उनको। गोमती जी उसके बालों में पकड़ कसते हुए उसकी आंखों में नफरत भरी नजरों से देखकर बोली। साधना उनकी इस रवैया को देखकर बेहद हैरान थी। ऐसा नहीं था कि आज उन्होंने पहली बार उसे पर हाथ उठाया, लेकिन कभी इतनी बेरहमी नहीं दिखाई और ना ही कभी उनकी आंखों में उसने अपने लिए इतनी नफरत देखी थी। उन्होंने गुस्से में साधना को बेड की तरफ धक्का दिया। वो खुद को संभाल न पाई और बेड में गिर गई। वो गुस्से में उसके करीब आई और उसका बाल पकड़कर गुस्से में बोली, आज मौका मिला है, आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, आज कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। प्लीज चाचा जी छोड़ दीजिए मुझे, मत मारिए, साधना उनसे दूर होती हुई बोली। आज उनसे उसे बहुत डर लग रहा था। तुझे छोड़ दूं मैं, आज नहीं छोड़ूंगी, जिसे बुलाना है बुला ले, लेकिन आज रागिनी आएगी ना तेरे चाचा जी। वह तो खुद जंगल में फंसे हुई हैं, उन्होंने कुछ घंटे पहले ही बताया है कि जंगल में फंस चुके हैं, जहां मीटिंग के लिए गए थे, आज आना मुमकिन नहीं। अब तू क्या करेगी, वह गुस्से में मुस्कुरा कर बोली। आज पहली बार उसे उनकी मुस्कुराहट देखकर ही पसीने आने लगे। वो डर के मारे थर थर कांपने लगी। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं, क्या कसूर है मेरा, आप में तो मुझे हमेशा मेरी माँ नजर आती है, लेकिन आप मुझे नफरत भरी नजरों से क्यों देखते हैं, साधना रोते हुए बोली। तू सच में जानना चाहती है कि मैं तुझसे नफरत क्यों करती हूँ, गोमती जी बहुत गुस्से में उसके चेहरे के करीब आकर बोली। वो उनका गुस्सा देखकर और भी ज्यादा डर गई। हाँ बताइए मुझे क्या कसूर है मेरा, जो आप हमेशा मुझे दुश्मनी भरी नजरों से देखते हैं, वो सिसकियां लेते हुए बोली। दूसरी तरफ रागिनी भी बहुत उत्सुक होकर उनके जवाब का इंतजार में थी। वो सब कुछ सुन रही थी। हाँ हाँ करती हूँ नफरत तुझे, इतनी की दिल करता है तेरा गला घोट दूं। लेकिन क्यों क्यों ये तो पूछ रही है। हाँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलत कर दिया आपके साथ। क्या गलत कर दिया, और गलत करने को रहा क्या है, तूने मेरा सब कुछ तो मुझसे छीन लिया, अब और क्या बच गया है जो तुम मुझसे छीनेगी, उन्होंने बहुत गुस्से में कहा। मैंने आपका सब कुछ छीना, साधना हैरान होकर बोली। वही हैरानी रागिनी के चेहरे पर भी थी, जो उनकी बातें सुन रही थी। हाँ तूने तूने ही सब कुछ छीन लिया, मेरा पैदा हुई तो मेरी सबसे अच्छी सहेली छीन ली, भाई जैसे देवर छीन लिए, और जब तक भी तेरा दिल ना भरा तो तूने मेरा पति, मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया। गोमती जी फिर से साधना का बाल कसकर पड़ते हुए बोली। उनकी बातें साधना और रागिनी के दिल पर तीर की तरह लगी। माँ बाबा का तो पता नहीं, पर चाचा जी और रागिनी को मैंने आपसे कैसे छीना, वो तो आपसे अभी बहुत प्यार करते हैं ना, वो हैरान भरी नजरों से उनकी तरफ देखकर बोली। प्यार करते हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा फिक्र उन्हें तेरी रहती है, तू अब अपने लिए खुशियां तलाश रही है,
जबकि तूने मेरी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। जिस दिन तू पैदा हुई तेरे माँ बाप मरे, इसलिए समाज में कोई तुझे अपनाना नहीं चाहता था। सारे रिश्तेदारों ने तुझे मुंह फेर लिया, लेकिन उन्होंने तुझे अपनाया, इस घर में लेकर आए, तुझे इस घर में जगह दे दी, लेकिन मुझे अपने दिल से हमेशा के लिए निकाला दिया। जिस दिन पहली बार तेरे कदम मेरे घर पर पड़े तूने हम दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। शादी के बाद उन्होंने कभी मेरी एक बात नहीं टाली थी, लेकिन तेरी वजह से मेरे खिलाफ गए। तेरी परवरिश के लिए उन्होंने हमें भुला देना स्वीकार कर लिया। मैंने उसी दिन कह दिया था कि तू इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहती हूं तो जा सकती हूं, लेकिन वह तुझे कहीं जाने नहीं देंगे, और तू बोलती है तूने उन्हें मुझे नहीं छीना। रागिनी मेरी इकलौती बेटी है, लेकिन रूप रंग में तुझे कम, इसलिए हमेशा लोगों के सामने तेरी वजह से उसकी नजरें झुक जाती है, क्योंकि तू उससे ज्यादा खूबसूरत है। और यही नहीं, मेरे लिए वो बहुत मायने रखती है, मेरी सासों की तरह है, लेकिन तेरी वजह से हमेशा मेरी खिलाफ चली जाती है। तुझे 2 शब्द कह दूं तो वह मुझे 4 सुना देती है। जब भी मेरे कड़वे शब्द से तुझे तकलीफ होती है, वो मुझसे मुंह फेर लेती है। तेरी वजह से वह मेरी बेटी होकर भी मेरी नहीं। और जानती है तुझसे नफरत की सबसे बड़ी वजह क्या है? उनके इस सवाल से साधना दुख और उत्सुकता भरे भाव से उनकी तरफ देखने लगी। क्योंकि तूने मेरा प्यार करने वाला पति मुझसे छीन लिया, हमारे बीच कभी ना गिरने वाली दीवार खड़ी कर दी, और हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, हमारे बुढ़ापे की लाठी हमसे छीन ली। नहीं समझ आ रहा ना कैसे? अगर तू ना होती तो वह आज भी मुझसे प्यार करते। रागिनी के कई भाई होते जो हमारे वंश को आगे बढ़ते, बुढ़ापे में हमारा सहारा बनते। तुझे तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि अपना खून अपना ही होता है। रागिनी तो विदा हो गई, वो तो पूरी तरह ससुराल की हो जाएगी। उसके बाद हमारा क्या होगा? तूने हमारी पीढ़ियों पर रोक लगा दिया। आज जब तक उनकी हड्डियां मजबूत है तब तक मुझे किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन कल जब उनकी उम्र हो जाएगी, तू कौन हमारा ख्याल रखेगा? और तू कहती है मैं तुझसे नफरत क्यों करती हूँ? क्यों ना करूँ तुझसे नफरत, सब कुछ होते हुए भी यहाँ मेरा कुछ नहीं। रागिनी और उन्हें हमेशा तेरी फिक्र रहती है। तेरी आंखों से आंसू निकलते हैं तो उनका दिल फट पड़ता है, और तेरे लिए जब वो बेरुखी से मुझसे बात करते हैं, तुझे अंदाजा भी है मेरे दिल पर क्या गुजरती है। जब जब वो तेरे लिए मेरे खिलाफ जाते हैं, तुझे पता है तेरी वजह से आज वो मेरे दुश्मन बनने लगे हैं। तुझसे दूर रहने की धमकियां देती है मुझे, और मेरी जिंदगी के हर पल को घुटन से भरने वाली तुझे मैं नफरत ना करूं। अब तक तेरी वजह से मैं इतनी तड़पती हूँ, जब वो सारी चीजें मेरी आंखों के सामने आती है ना जी करता है तेरा दम घटकर तेरी जान ले लूं। सुना तूने? तू है मेरी दुश्मन, तूने मेरी खुशियां मुझे छीनी, बस उन दोनों के नाम पर तू जिंदा है, वरना कब का तुझे मार देती। उनकी हर बात में उनके दिल का दर्द और साधना के प्रति नफरत बयान हो रहा था, जिसे सुनकर रागिनी और साधना दंग थी। और इतना याद रख, शादी के बाद तेरे कदम इस घर से बाहर गए तो लौटकर मेरी दहलीज में मत आना, वरना उसी दिन तेरी जान ले लूंगी। शादी के बाद तेरा इस घर में कुछ नहीं रह जाएगा। और अगर यह सारी बातें तूने उन दोनों को बताने की कोशिश तू सोच भी नहीं सकती, तेरा हश्र क्या करूंगी। उन्होंने बहुत गुस्से में साधना का गला पकड़कर कहा। जब जब तेरी सूरत देखी हूं, मेरे दिल में दवा तेरे लिए नफरत गुस्सा सब बाहर आ जाता है। दिल करता है तुझे बहुत मारूंगा, तेरी जान ले लूं। गोमती जी गुस्से में अपने आपे से बाहर हो गई और फिर से एक बार साधना पर चांटे बरसने लगी। साधना उनके थप्पड़ों से खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इस वक्त इतने गुस्से में थी कि उन्हें रोक पाना उसके बस में नहीं था। दूसरी तरफ रागिनी यह सब सुन रही थी, उसे रहा नहीं जा रहा था। वो बार बार चिल्ला रही थी कि माँ ऐसा मत करिए, प्लीज रुक जाइए, उसमें साधना की कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी उन्होंने साधना को बहुत कसकर चांटा मारा। चांटा लगते ही साधना दूसरी तरफ बेड पर गिरी। तभी उसका हाथ फोन पर लगा और स्पीकर ऑन हो गया। माँ बस 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 करिए, क्यों सजा दे रही है उस बेचारी को? माँ आपको मेरी कसम है, रुक जाइए। रागिनी की बहुत दर्द भरी आवाज गूंजी तो गोमती जी का हाथ रुक गया। उन्होंने हैरानी से बेड पर पड़े फोन को देखा, फिर गुस्से में साधना को देखने लगी। उन्हें लगा कि साधना ने जानबूझकर फोन ऑन रखा था ताकि रागिनी उनकी सारी बात सुन सके, लेकिन फोन ऑन है ये बात तो साधना को भी नहीं पता था। आखिर तूने कर ही दिया ना चालाकी, अब रागिनी फिर मुझसे नाराज होगी, मैं तेरी जान ले लूंगी। वो फिर गुस्से में साधना पर बरसने लगी, जो रागिनी के लिए बर्दाश्त से बाहर था। माँ बस करिए ना, आपको मेरी कसम है, प्लीज रुक जाइए। अगर आपने एक और बार साधना पर हाथ उठाया, कसम से मैं यहाँ अपनी जान ले लूंगी। रागिनी बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोली तो गोमती जी के हाथ ठहर गए। ये तो क्या कह रही है? रागिनी की धमकी सुनकर वह हैरान होकर बोली। वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। अगर अब आपने साधना को छुआ भी तो आप सोच नहीं सकती मैं खुद के साथ क्या करूंगी। अपने जिस्म से खून का एक एक खतरा निकाल दूंगी अगर आपने उसे छुआ भी तो। रागिनी बहुत गुस्से में बोली। उसकी धमकी सुनकर गोमती जी डर गई, फिर भी उन्होंने गुस्से में साधना को देखा। साधना तो पहले से ही डरी हुई थी और उनके हाथ से मार खाकर उसका बुरा हाल था। उसके चेहरे पर कई जगह चोट के निशान थे और दोनों गालों पर तो उनके चांटे के छाप इस कदर अंकित थे, उनकी उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। ठीक है,
नहीं छूंगी उसे, लेकिन तू खुद को कुछ मत कर लेना, याद रखना, अगर इसकी वजह से तुझे कुछ भी हुआ तो मैं इसकी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगी, और जितनी जल्दी हो सके ले जाए इसे मेरी नजरों से दूर, क्योंकि मैं इसे एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, अब वो उस घर में नहीं रहेगी, पर प्लीज हाथ जोड़कर रहती हूँ, अभी के लिए उसे अकेला छोड़ दो, रागिनी रोते हुए बोली। ठीक है, इसे छोड़ देती हूँ अकेले, लेकिन तुझे भी इससे बात करने नहीं दूंगी, वरना यह अब जो प्यार तेरे दिल में मेरे लिए बच गया है वह भी खत्म कर देगी। वो बहुत बेचैन होकर बोली और बेड पर रखा साधना का फोन उठा लिया और उसे वहीं फर्श पर पटक कर बोली, ना अब रहेगा फोन, ना तुम दोनों बातें कर पाओगी, आगे क्या करना है वो तुम्हें सच ही लूंगी। उन्होंने नफरत भरी नजरों से साधना की तरफ देखा, वो डर के मारे सहम गई, फिर वो उसके कमरे से बाहर निकल गई और साधना वही डरी हुई बिस्तर से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। आज जैसा व्यवहार गोमती जी ने उसके साथ किया, उसके बाद तो उसे अपनी ही जिंदगी से नफरत हो गई थी, क्योंकि उसे जिंदगी से मिला ही क्या था, तिरस्कार, दर्द, जली कटी बातें और गोमती जी का क्रोध। दूसरी तरफ रागिनी फोन को हाथ में कसकर पड़े बोलने की कोशिश कर रही थी कि माँ, अब बस करिए, अब आप कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए उसे अकेला, आप सुन रही है ना, बोलती क्यों नहीं। जब उधर से कोई प्रतिक्रिया न मिली तो उसने फोन को दिखा, कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। रागिनी ने फिर कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ आने लगा। उसने फिर भी फोन लगाना जारी ही रखा, लेकिन फोन न लगने से उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ चुका था। उसने बहुत गुस्से में फोन को फर्श पर पटक दिया। उसी वक्त ध्रुव कमरे में दाखिल हुआ, फोन के टुकड़े उसके पैरों तक जाकर टकराया। ध्रुव ने अचंभित होकर रागिनी की तरफ देखा। रागिनी का चेहरा इस वक्त गुस्से में पूरी तरह लाल था, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींची हुई थी, जिसे देखने पर उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई। आप ठीक तो है ना, वो रागिनी की तरफ बढ़ता हुआ बोला। उसके चेहरे पर उसके लिए फिक्र साफ नजर आ रहा था। उसे अपनी तरफ आते देख रागिनी ने उसे मुंह फेर लिया और अपना आंसू साफ कर अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ। रागिनी के झूठे शब्दों में ध्रुव को उसके दर्द का एहसास कर ही दिया। मुझे नहीं लगता आप इस वक्त ठीक है, प्लीज बताइए क्या हुआ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, वो उसके पास आकर बोला। उसे रागिनी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ, जब मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी मैं मदद मांगूंगी नहीं, आपको मदद करना पड़ेगा, वो गुस्से और दर्द मिले जुले भाव में बोली और उसके सामने से गुजरकर कमरे से बाहर जाने लगी। रुक जाइए, ध्रुव की आवाज उसके कानों तक पड़े तो उसके कदम ठहर गए। उसने हैरानी से मुड़कर ध्रुव की तरफ देखा तो ध्रुव को अपनी तरफ देखा हुआ पाया। रात बहुत हो चुकी है, अब कहाँ जा रही हैं आप। दूसरे कमरे में, क्योंकि शायद आपको मेरी मौजूदगी अच्छी नहीं लगती और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी वजह से किसी को असहज महसूस हो या उन्हें अपनी इच्छाएं मरनी पड़े, रागिनी सख्त लहजे में बोली और फिर से आगे चल पड़ी। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे आपके यहाँ रहने से असहज महसूस होती है या आप इस कमरे से बाहर चले जाइए। एक बार फिर ध्रुव के शब्दों में रागिनी के पैरों पर बेड़ी बांध दिए। वो चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। बिल्कुल सही सुना आपने, आपके इस कमरे में रहने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दरअसल मैं ही अपनी बातें और भावनाएं सामने वाले को समझा नहीं पता। हमारी शादी इस तरह अचानक हुई और अचानक इतने सारे बदलाव हो रहे हैं कि मैं इन सबको अपना नहीं पा रहा। और पहली बात तो ये कि मैं आपके व्यक्तित्व से वाकिफ नहीं हूँ, मुझे अक्सर नए लोगों में घुलने मिलने में दिक्कत होती है। ध्रुव अपनी सफाई में बोलता हुआ उसके सामने आया। रागिनी की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी, वो कुछ ना बोली। प्लीज कुछ कहिए ना, अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो या आपका दिल दुखा हो तो माफ करिएगा, मेरे इरादे ऐसे नहीं थे, वो नजरें झुकता हुआ बोला। रागिनी अभी कुछ नहीं बोली, क्योंकि ध्रुव की बातें एक तरफ उसके दिल में तो पहले से ही सैलाब उठ रहा था, वो तो बहुत मुश्किल से अपने अंदर के दुख और गुस्से को संभाले हुए थी। आपको कोई शिकायत है तो बोलिए ना, मैं दूर जरूर करूंगा, ध्रुव फिर से बोला, पर इस बार भी रागिनी ने जवाब नहीं दिया। उसने पहले फर्श पर बिखरे हुए अपने फोन के सारे टुकड़ों को समेटा और पास के टेबल पर रख दिया और सोफे पर जाकर बैठ गई। उसका चेहरा जरूर शांत दिख रहा था, लेकिन मन में आंधी चल रही थी। उसे ऐसा करते देख ध्रुव को लगा जैसे वो उससे नाराज है। रागिनी सोफे पर ही लेटने लगी। ध्रुव उसे ऐसा करते देख हैरान हुआ और बोला, आप वहां क्यों लेट रही हैं, बेड पर आकर सो जाइए। मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ वक्त चाहिए आपके साथ कंफर्टेबल होने में। ध्रुव के ऐसा कहने पर रागिनी ने गौर से उसे देखा तो इसकी तीखी नजरें बर्दाश्त न होने पर ध्रुव ने अपनी नजरें झुका ली। मुझे नहीं पता था कि दुनिया के कुछ रिवाज ऐसे बदल जाते हैं, कसम से मेरी कहानी लिखते वक्त जरूर रचयिता को मजाक सूझ रहा होगा, इसीलिए तो बेस्ट क्वालिटी के कैरेक्टर मेरी लाइफ में एंटर किए हैं। कोई बेरहमी की हदें पर कर रहा है तो किसी की शराफत उसे जीने नहीं दे रही। रागिनी गुस्से में दांत पीसकर बड़बड़ाती हुई बेड के पास आई और बेड के एक साइड बैठ गई। ध्रुव उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने रागिनी की कुछ हद तक बातें सुन ली थी। अगर आपको भी नींद नहीं आ रही तो कुछ बातें करनी थी आपसे, ध्रुव संकोच करते हुए दूसरी साइड बेड पर बैठकर बोला। रागिनी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा।
फिलहाल रात बहुत हो चुकी है, हम सुबह बात करें तो बेहतर रहेगा, रागिनी साफ शब्दों में बोली और अपनी जगह लेट गई। उसका ये रवैया देख ध्रुव को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने गहरी सांस ली और अपनी जगह लेट गया। लेकिन रागिनी को नींद कहाँ आनी थी, उसे तो साधना की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो बहुत बेचैन होकर करवटें ही लेती रही। रागिनी किसी तरह सोने की कोशिश करती रही। आंख लगी भी तो गोमती जी का साधन के साथ बेरहमी भरा व्यवहार उसकी आंखों के सामने आया। जिस तरह वह साधन पर हाथ उठा रही थी, उसे सब कुछ आंखों के सामने दिखा। वो हिचक कर उठ बैठी। ध्रुव की नजर कब से उस पर ही थी। वो उसकी बेचैनी महसूस कर पा रहा था, लेकिन कैसे सवाल करे समझ नहीं आ रहा था। एक तो रागिनी का उसे साफ जवाब देना उसके मन के संकोच को और बढ़ावा दे रहा था, लेकिन रागिनी की बेचैनी भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रागिनी फिर एक बार बेड में लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो इधर उधर करवटें लेती रही। उसके आसपास होने के कारण वह रागिनी के बेचैनी भरे व्यवहार से प्रभावित था, इसलिए उसे भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश करने पर भी ना तो रागिनी को नींद आए, ना उसकी बेचैनी शांत हुई और ना ही साधना के लिए उसके मन की फिक्र काम हो रही थी। जब उसकी सारी कोशिशें अब सफल रही तो वह बेड से उठी और बेड के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह साधना के लिए क्या करे जिससे उसकी तकलीफ कम हो जाए। अभी साधना और युग की शादी को 3 हफ्ते बाकी थे। उससे पहले वह साधना को कैसे वहां से यहां लेकर आए, क्योंकि गोमती जी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि जल्द से जल्द वह साधना को अपने घर ले ले, वरना साधना उनकी नजरों के सामने रही तो वो उसके साथ कुछ कर बैठेगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनके मन में दबी साधना के लिए नफरत ऐसे बाहर कैसे आ गई। अब तक उन्होंने साधना को अपने घर में बर्दाश्त कर लिया, तो अब क्यों नहीं? यही सारी चीज उसके दिमाग में घूम रही थी। इसी तरह चहलकदमी करते हुए उसकी नजर कमरे में रखे एलईडी टीवी के सामने रखे गणेश जी की प्यारी सी मूर्ति पर पड़ी। वो पैर पटकती हुई उनके सामने आए। बहुत मजा आता है ना आपको लोगों के साथ खिलवाड़ करते हुए? एक बार खुद उनकी जिंदगी जीकर देखो, तब पता चलेगा पल पल सांस लेना कैसे मुश्किल होता है। अगर तकलीफ देने का इतना ही शौक था तो उसकी जिंदगी के सारे दर्द मुझे क्यों नहीं दे दिए? उसे बेचारी की जिंदगी क्यों मौत से बदतर बना दिया? आखिरी मौका दे रही हूँ, सुधार दीजिए सबको, वरना आप पर मेरा बचा हुआ भरोसा भी टूट जाएगा। वह नाराज होकर गणेश जी से बोली, जैसे वह साक्षात उसके सामने बैठे उसकी नाराजगी देखा और सुन रहे हों। ध्रुव अब तक सो नहीं पाया था, इसलिए वो ये सब देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रागिनी के इस व्यवहार के पीछे वजह क्या है। वो क्यों नाराज है भगवान से? वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही रागिनी भगवान से मुंह फेर कर कमरे से बाहर निकल गई। फिर उसके लौटने का इंतजार करते करते ध्रुव की आंख लग गई। सुबह आंखें खुली तो उठकर बैठा तो रागिनी आईने के सामने बैठी बाल संवारते नजर आई। रागिनी की भी नजर आईने से ही ध्रुव की तरफ गई। उसने गौर से उसे दिखा और बोली, आज बहुत देर कर दी आपने जागने में, जल्दी तैयार हो जाइए। कहीं जाना है क्या? ध्रुव ने चौंक कर सवाल किया। इतना भी याद नहीं? पापा जी ने बताया तो था कि आज आपको मुझे छोड़ने मेरे घर जाना है। रागिनी उसकी तरफ मुड़कर बोली तो उसने स्कैन करने वाली नजरों से उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो पूरी रात टेंशन में सोई नहीं। चेहरे पर अभी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी और आंखों में एक गहरी नाराजगी। उसके चेहरे के भाव पढ़कर वह हैरान हुआ और बेड से उठकर उसके पास आया। जरूर कोई बात है, कल से देख रहा हूं आप परेशान लग रही हैं, या फिर कोई शिकायत है क्या? ध्रुव ने उसके पास आकर सवाल किया। जब कमी खुद में हो तो शिकायत दूसरों से नहीं की जाती। रागिनी उठकर उसके सामने आकर मुस्कुरा कर बोली। उसकी बात सुनकर ध्रुव की आंखें चौड़ी हो गई। उसने गौर से उसे देखा। और जिंदगी के कुछ जंग खुद से लड़ी जाती है, और उनमें से कुछ जंग ऐसे होते हैं जहां सामना अपनों का करना पड़ता है, और युद्ध अपनी अंतरात्मा से, जहां हम चाहकर भी किसी की मदद नहीं ले सकते। रागिनी मुस्कुराकर बोली, लेकिन ध्रुव को उसके शब्दों में गहरा दर्द महसूस हुआ। आप तैयार होकर बाहर आए, नाश्ते के बाद हम निकलेंगे, मुझे वहां छोड़कर आप मॉल चले जाएगा। रागिनी नजरें झुकाकर बोली और उसके सामने से गुजर गई। लेकिन ध्रुव की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थी। उसे रागिनी की आंखों में नमी देख गई। ध्रुव थोड़ी देर बाद तैयार होकर कमरे से बाहर आया। तब उसे सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नजर आए। रागिनी मीना जी के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल सजा रही थी। डाइनिंग टेबल पर बुआ जी के साथ मिथिलेश जी बैठे थे, और उनके सामने बुआ जी के बेटे राहुल और बहू सुमन भी बैठे थे। लगभग नाश्ते की पूरी तैयारी थी। मिथिलेश जी ने जब ध्रुव को देखा तो उन्होंने उसे अपने पास आने का इशारा किया। ध्रुव भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रागिनी उसकी तरफ आई और उसके प्लेट पर नाश्ता परोसने लगी। बुआ जी की नजर उसे पर उठी रही थी। मुझे आप सभी से कुछ बातें करनी थी। रागिनी सभी की तरफ देखकर बोली तो सब उसकी तरफ देखने लगे। बोलो बेटा, क्या बात है? बेझिझक बोलो, मिथिलेश जी मुस्कुरा कर बोले तो मीना जी ने भी इशारे में वही सवाल किया। मैं पूछना चाह रही थी कि अभी तो साधना की शादी में वक्त है, तो क्या वो शादी से पहले कुछ दिन यहाँ रह नहीं सकती? शादी से कुछ दिन पहले यहाँ रहेगी तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, सबसे घुल मिल पाएगी। रागिनी जिज्ञासा भरी नजरों से सबकी तरफ देखकर बोली। उसकी इस बात पर मीना और मिथिलेश जी सिर्फ मुस्कुरा दिए। देख रही है सासू जी, ससुराल 4 दिन हुए नहीं की
जुबान तो खुली ही, साथ में देवरानी की तड़प भी जाग उठी। बुआ जी की बहू सुमन उन्हीं के अंदाज में बोली तो बुआ जी मुस्कुराए, लेकिन बाकी सभी के चेहरे पर और सहमति के भाव थे। हाँ मेरी प्यारी बहू रानी, जैसे कि आपने तो शादी के सालों तक जुबान नहीं खोला था ना। मीना जी ने भी जवाब दिया तो उसकी बोलती बंद हो गई। बेटा बिल्कुल सही सोचा है आपने, ऐसा तो हम भी चाहते थे, लेकिन मिथिलेश जी अपनी बात अधूरी छोड़कर उदास हो गए। लेकिन क्या पापा जी, रागिनी ने सवाल किया। लेकिन बेटा, शादी से पहले बहू का ससुराल में आकर रहना ठीक नहीं है, ऐसा पंडित जी कहते हैं। मैंने पहले ही उनसे बात करके देखा थी कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो विदाई के वक्त हम साधना को भी यहाँ ले आएंगे। तुम दोनों साथ ससुराल आओगी तो अब जो तुमने सबसे हिचक हो रही है और अपनों से दूर होने के बाद जो अकेलापन महसूस हो रहा है वह दूर हो जाए। पर हमारे पुरोहित जी ने मन कर दिया कि हम साधना को शादी से पहले यहाँ नहीं बुला सकते। उनकी बातें सुनकर रागिनी बेहद उदास हो गई। कोई बात नहीं बेटा, कुछ ही हफ्ते तो रह गए हैं, यह वक्त गुजर जाएगा, वह भी इस घर में आ जाएगी। तब तक आप यहाँ के माहौल और लोगों को समझिए, तब उनके आने पर आप उन्हें सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। मीना जी मुस्कुराकर बोली। रागिनी ने सिर्फ सहमति में सर हिला दिया, वो कुछ ना बोली। फिर सभी नाश्ता करने में जुट गए। आज बुआ जी चुप थी, क्योंकि उनके दांतों में दर्द था। शादी की मिठाइयां सबसे छुपाकर बहुत मजे से खा चुकी थी वह, इसलिए ना चाहते हुए भी मुंह बंद कर बैठना पड़ा था उन्हें। सभी नाश्ता कर रहे थे पर रागिनी चुपचाप खड़ी थी। मीना जी ने उसे भी बैठकर नाश्ता करने को कहा पर रागिनी ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि उसका मन नहीं है। पल पल ध्रुव की नजरें इस पर थी। थोड़ी देर बाद ध्रुव नाश्ता करके उठा और घर से बाहर निकाल तो बाहर कार के पास रागिनी को खड़ा पाया। रागिनी कब से उसका ही इंतजार कर रही थी। उसे इस तरह देखकर ध्रुव समझ गया कि हो ना हो रागिनी की चिंता की वजह उसके घर से ही जुड़ी है या फिर अपनों से। वो कार के पास आया, उसने कार के पैसेंजर साइड सीट का दरवाजा खोला और दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। रागिनी भी चुपचाप अपनी सीट पर बैठी। ध्रुव ने कार स्टार्ट किया और बंगले से बाहर निकला गया। पूरे रास्ते भर उसकी नजरें बार बार रागिनी पर उठ रही थी, लेकिन रागिनी तो जैसे किसी और ही दुनिया में थी। उसके चेहरा गहरी शांति थी, जो कि ध्रुव को अच्छी नहीं लग रही थी। आज पहली बार उसके गंभीरता को कोई टक्कर दे रहा था। उसे इस तरह परेशान और बेचैन देखकर ध्रुव के दिल में जिज्ञासा उठ रही थी। उसके पीछे का राज जानने के लिए उसने फिर से सोचा कि वो उसे फिर से बात करे, पर वह जिस तरह खामोश बैठी थी, ध्रुव कुछ नहीं बोल पाया। उनकी कार सड़कों पर सरपट दौड़ती रही। कार रोक दीजिए। गहरी खामोशी के बीच अचानक रागिनी की आवाज गूंजी। ध्रुव ने चौंक कर कार रोक दी और हैरानी से मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। क्यों, कुछ चाहिए था क्या? ध्रुव हैरान होकर पूछा। रागिनी बस इतना बोली और अपनी साइड का कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसे ऐसा करते देख ध्रुव हैरान हुआ। रागिनी कार से दूर 2 कदम आगे बढ़ी, फिर उसे कुछ ख्याल आया। वो मुड़ी और कार के पास आई। उसने खिड़की से झांककर ध्रुव की तरफ देखा और बोली, आप साथ चलना चाहे तो चल सकते हैं, मुझे सामने की दुकान से कुछ लेना है। अगर आपकी मर्जी हो तो मुझे कोई शिकायत नहीं, ध्रुव मुस्कुराकर बोला तो रागिनी ने हाँ में सर हिला दिया। ध्रुव कार से बाहर आया और रागिनी के साथ चलने लगा। रागिनी रोड किनारे के एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गई। ध्रुव भी उसके साथ था, पर फोन पर बिजी था। बार बार मॉल से उसे कॉल आ रहा था, पर वह थोड़ी देर में आ रहा हो कहकर उनको रोके हुए था। शॉप के अंदर दाखिल होते ही रागिनी ने शॉपकीपर से 2 अच्छे फोन लाने को कहा। शॉपकीपर ने रागिनी को अच्छी क्वालिटी के 2 फोन दिए। फोन लेकर रागिनी ने ध्रुव से भी पूछा कि उसे कुछ चाहिए क्या। ध्रुव ने सिर्फ नामे सिर हिला दिया। रागिनी ने अपना पर्स निकाला और उसमें से पैसे निकालने लगी, पर वो उस शॉपकीपर को दोनों फोन के पैसे दे पाती उससे पहले ही ध्रुव उसे पैसे थम चुका था। रागिनी ने हैरान होकर ध्रुव की तरफ देखा। जो रिश्ते नियति जोड़ देता है वह हमारी मानने या ना मानने से टूट या मिट्टी नहीं जाता। ध्रुव उसकी तरफ देखकर बोला। वो समझ गई कि वह क्या कहना चाहता है, इसलिए वो आगे कुछ ना बोली। दोनों शॉप से बाहर निकले और वापस कार के अंदर आकर बैठ गए। ध्रुव ने एक बार फिर कार रागिनी के घर की तरफ घूम लिया। अब भी कार में पूरी तरह शांति फैली हुई थी। ना ध्रुव कुछ बोल रहा था ना रागिनी। बस वो उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही उसके मन की हाल जाने की कोशिश में था, लेकिन उसकी गहरी खामोशी उसे ज्यादा कुछ समझने नहीं दे रही थी। उनकी कार सीधी सड़क पर दौड़ी जा रही थी। इसी बीच रागिनी ने एक फोन का डब्बा खोला और उसमें से फोन निकालकर अपनी पुरानी फोन का सिम उसमें फिट किया और किसी को कॉल करने लगी। वो कृष्णकांत जी को फोन कर रही थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा था। कॉल करते ही कॉल कट हो जा रहा था। उसने अब साधना का नंबर फिर से ट्राई किया। उसका फोन भी बंद आ रहा था। हालांकि वो पहले से जान चुकी थी कि साधना का भी फोन टूट चुका है। अब ना चाहते हुए भी हार मानकर उसने गोमती जी को कॉल किया। रिंग जाते ही कॉल आंसर हुआ। उधर से कुछ कहा जाता उससे पहले ही रागिनी ने कॉल कट कर दिया। कुछ ही घंटे का सफर तय करके वो लोग रागिनी के घर पहुंचे। ध्रुव ने कार दरवाजे के सामने रोका। कार रुकते ही रागिनी ने बहुत बेचैन होकर कार का दरवाजा खोला और भागते हुए घर के अंदर गई। उसे ऐसा करते देख ध्रुव की आंखें चौड़ी हो गई। थोड़ी देर में वह भी कार से बाहर आया और घर के अंदर जाने लगा। वैसे तो वो बाहरी से ही चले जाना चाहता था,
लेकिन इस तरह घर तक आकर अंदर बिना किसी से मिलकर जाना उसे ठीक नहीं लगा। ऊपर से रागिनी का इस तरह बेचैन होना उसे और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ, रागिनी उसे भागते हुए एक कमरे की तरफ जाती हुई दिखी। तभी किचन से गोमती जी सर पर पल्लू लेते हुए निकली। उनकी नजर जब ध्रुव पर पड़ी तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने मुड़कर रागिनी की तरफ देखा, फिर एक पल को उसे नजरअंदाज कर ध्रुव की तरफ बढ़ गई। बेटा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बैठिए, गोमती जी मुस्कुराती हुई ध्रुव के सामने आकर बोली। ध्रुव मुस्कुराते हुए उनके सामने आया और उनका पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। उसे ऐसा करते देख गोमती जी बहुत खुश हुई। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और वहीं सोफे पर बैठने के लिए कहा, पर ध्रुव की नजरें तो बार बार उस कमरे की तरफ जा रही थी जिस तरफ रागिनी गई थी। माँ जी, कोई बात हुई है क्या? वो कल से परेशान लग रही है। ध्रुव से जब रहा ना गया तो उसने उन्हीं से सवाल किया। उसका सवाल सुनकर उनके चेहरे का रंग बदल गया, मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। अरे, ऐसा कुछ नहीं है, वो साधना का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है ना, उसी को लेकर परेशान होगी। वो मन से भोली है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। उनके ऐसा कहने पर उसके बेचैन मन को जरा सी राहत मिली, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ था। उधर रागिनी जल्दी से अपने कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने बहुत बेचैन नजरों से पूरे कमरे को देखा, पर साधना उसे कहीं नजर नहीं आई। वो और भी ज्यादा बेचैन होकर कमरे की ओर अंदर आगे बढ़ी। पल पल उसका दिल बैठ जा रहा था। वो अपनी मन की घबराहट को शांत करते हुए बेड के पास पहुंची। बेड के ऊपर बेडशीट बिखरा हुआ था। फर्श पर साधना का फोन भी टूट पड़ा था। इन सारी चीजों को देखकर वो सारी घटना समझ रही थी। तभी उसे बैठकर उस पार से साधना के हाथ की उंगलियां दिखी। वो घबराकर उस पार गई। सामने देखने पर साधना फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। रागिनी डरकर उसके पास पहुंची। उसने साधना के सर को उठाया और अपनी गोद में रख लिया। उसका गाल थपथपा कर बोली, साधना, आंखें खोल, देख मैं आ गई हूं, तो ठीक है ना? लेकिन साधना के बदन में कोई हलचल नहीं थी। अगले ही पल रागिनी की नजर जब साधना के कलाई पर पड़ी तो उसकी सांसें थम गई। लेकिन साधना के बदन में कोई हलचल नहीं थी। अगले ही पल रागिनी की नजर जब साधना के कलाई पर पड़ी तो उसकी सांसें थम गई। साधना, ये तूने क्या किया? होश में आ, रागिनी बहुत घबराकर बोली। उसकी आंखें डर के मारे फैली हुई थी, क्योंकि जहां साधना की कलाई पड़ी हुई थी वहां फर्श पर सब तरफ खून ही खून बिखरा था, क्योंकि साधना ने अपनी कलाई की नसों को काट लिया था। यह मंजर देखकर रागिनी सर से पांव तक कांप गई। उसने जल्दी से बेडशीट का कोना पड़ा और साधना के हाथ में बांध दिया, ताकि उसके बदन से और खून जाया ना हो। वो घबराकर जल्दी से उठकर खड़ी हुई और साधना को उठाकर बेड पर लेटने लगी। यह उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि दोनों की फिटनेस एक ही तरह की थी। दोनों एक दूसरे को आराम से उठा सकते थे। सॉरी साधना, मैं वक्त पर नहीं आ पाए और तेरे साथ ये सब हो गया। लेकिन देखना, तू नाराज मत हो, अब मैं आ गई हूं ना, कोई तुझे कुछ नहीं रहेगा, प्लीज होश में आ जा। रागिनी बहुत घबराई हुई उसे होश में लाते हुए बोली। वो बहुत ऊंची आवाज में बोल रही थी, इसलिए उसकी आवाज अब ध्रुव तक भी पहुंचने लगी। जब ध्रुव ने उसकी बातों पर गौर किया तो उसके मन में भी किसी अनहोनी की आशंका उठी। उसकी आवाज गोमती जी के कानों तक भी पड़ी तो एक संदेह भरा डर उनके मन में भी उठा। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस कमरे की तरफ बढ़े। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक महसूस हुई। उन्होंने मुड़कर देखा तो कृष्णकांत जी दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने जब ध्रुव को देखा तो वो खुश हुए और उसके सामने आए। वो कुछ कह पाते उससे पहले उन्हें भी रागिनी की बहुत बेचैनी भरी आवाज सुनाई दी। वो अब भी साधना को होश मिलने की कोशिश कर रही थी। साधना का नाम उनके कानों में पड़ते ही कृष्णकांत जी बिना एक पल देर किए उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। उनके पीछे पीछे ध्रुव और गोमती की भी उस ओर बढ़े। क्या हुआ रागिनी, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उस कमरे की दहलीज तक पहुंचते ही कृष्णकांत जी ने बहुत परेशान होकर पूछा। रागिनी के कानों तक जब उनकी आवाज पहुंची तो उसने बहुत हैरानी और उत्सुकता से उनकी तरफ देखा। वह भागकर उनके पास आई। पापा, देखिए ना, साधना होश में नहीं आ रही, उसने अपने हाथों की नसें काट ली है, बहुत सारा खून बह गया है, प्लीज आप कुछ करिए ना। रागिनी बहुत भावुक होकर रोते हुए उनसे बोली। उसकी बातें सुनकर कृष्णकांत जी डगमगा गए। उन्होंने हैरान नजरों से बेड पर पड़ी साधना को देखा। साधना उसी तरह बेजान बेड पर पड़ी हुई थी और उसका बायां हाथ बेड से नीचे लटक रहा था। कलाई में कपड़ा बंधे होने के बाद भी उसके हाथ से खून टपक रहा था। यह मंजर उनके लिए दिल दहला देने वाला था। वह बहुत परेशान होकर लड़खड़ाते हुए कदमों से साधना के पास पहुंचे और उसकी कलाई थामकर बोले, बेटा साधना, होश में आओ, क्या हुआ तुम्हें? बोलो बेटा, देखो मैं आ गया हूं। पर उन्हें साधना से कोई प्रतिज्ञा नहीं मिली। रागिनी भी भागकर उनके पास आए। पापा, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, शरीर से बहुत खून बह गया है लगता है। रागिनी साधना का दूसरा हाथ थामकर रोते हुए बोली। कृष्णकांत जी ने एकदम से हाथ सिर हिलाया और साधना को अपनी गोद में उठा लिया। तब तक गोमती जी के साथ ध्रुव भी कमरे की दहलीज तक पहुंच चुका था और आधे से ज्यादा बात वो लोग सुन चुके थे। ध्रुव ये सब देख हैरान तो था ही, लेकिन गोमती जी की सांस अटकी हुई थी, जैसे वो सदमे में हो।
कृष्णकांत जी साधना को लेकर सबको नजरअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। रागिनी भी उनके पीछे थी, पर दहलीज पार करते हुए उनकी नजर गोमती जी पर गई तो वह उनके सामने ठहरी। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो आप सोच भी नहीं सकती क्या होगा। कसम से आप बहुत पछताएंगे, और उससे पहले मेरे लिए चीता की लकड़ी तैयार रखना। रागिनी जलती हुई नजरों से उनकी तरफ देखकर बोली और मुंह फेर कर आगे गुजर गई। गोमती जी उसकी बातें सुनकर लड़खड़ा गई और वही पीछे दरवाजे से लगकर सदमे में खड़ी रही। ध्रुव ये सब देखकर दंग रह गया। वो कुछ भी समझ नहीं पाया था, वो बस असमंजस में रागिनी को जाते हुए देखता रह गया। अगले ही पल उसे इस माहौल में अपनी जरूरत महसूस हुई। वो भागकर उन लोगों की तरफ गया। उसने देखा कृष्णकांत जी बाहर ऑटो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो तुरंत अपने कार के पास पहुंचा। पापा चलिए, मैं छोड़ देता हूँ, कार में हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। उसने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा तो कृष्णकांत जी कुछ ना बोले। वह तुरंत कार के पास आए। रागिनी तुरंत कार के पिछले सीट पर बैठी तो उन्होंने साधना को उसके गोद में लिटा दिया और खुद पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गए। ध्रुव ने भी जल्दी कार स्टार्ट किया और वहां से हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हुआ। ये सब कैसे हुआ? उसने अपने हाथों की नसें कैसे काट ली? कृष्णकांत जी ने बहुत परेशान होकर रागिनी से सवाल किया। उनके सवाल सुनते ही रागिनी जवाब देने को हुई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी वो चुप हो गई। प्लीज कार और तेज चलाए, वो बहुत बेचैन होकर बोली। दैट्स इट फ्रॉम टुडे, सी यू विद द नेक्स्ट एपिसोड।